in shaping up so what they want to do. So that's actually great because when we were in their stage, तो at that time हमें इतनी information नहीं होती थी about what to do, what not to do. तो उसमें काफी चीजें हम लोग की stuck हो जाती थी, keeping in mind that हमें जाना कहाँ है, हमें यूएस के लिए जाना है, यूके के लिए जाना है, ऑस्ट्रेलिया के लिए जाना है, तो उस वक्त ये चीजें बहुत नई नई थी. So we were a little unsure of how to shape up everything. लेकिन over the course of time, with social media and everything, तो चीजें थोड़ी बेहतर हो गई as compared to how it was before. तो अब जाहिर सी बात है, जब एक बंदा एक स्टेज के थ्रू जाता है, तो it's much easier for us to make them understand कि what the procedure is, and what people have to say about it, and what you think is right for you. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अपने जो भी आपकी प्लानिंग है वो सॉलिड होनी चाहिए. ठीक है. यू नीड टू मेक श्योर दैट आप जो भी प्लानिंग क्या कर रहे हो वो डे वन से ही होनी चाहिए. डोंट वेस्ट टाइम, क्योंकि हमारे टाइम पे हम लोगों ने काफी टाइम वेस्ट किया क्योंकि हमें इतनी नॉलेज नहीं थी अबाउट व्हाट टू डू. लेकिन सिंस नाउ यू गाइस हैव सो मच ऑफ सोशल मीडिया और चीजें इतनी आसान होती जा रही हैं, तो अब ये एक्सक्यूज नहीं है कि हमें मालूम नहीं है या इन्फॉर्मेशन नहीं है. लेकिन ठीक है, अब हम लोग जो इस साइकिल के थ्रू गए हैं, तो वी आर रेडी टू हेल्प, और हम लोग हैं इधर बताने के लिए पूरी डिटेल्स एंड एवरीथिंग दैट यू गाइस नीड. तो हम लोग फिर इसको स्टार्ट क्या करेंगे. आई विल जस्ट ट्राई टू लेट यू नो व्हाट ओआरई एग्जाम इज, व्हाई इज इट, क्या नेसेसरी, और इसके फिर रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसीजर्स हैं, और उसके बाद फिर आप लोग कौन से स्टेज के ऊपर एग्जाम दे सकते हैं. बिकॉज मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस ये आते हैं कि लाइक व्हेन इज द राइट टाइम टू गिव इट, या व्हेन इज द राइट टाइम टू रजिस्टर फॉर दिस एग्जाम. तो ये सारी चीजें हम लोग स्टार्ट बाय स्टार्ट लेके चलेंगे. ठीक है. गाइस, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, और मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी sir, we can perfectly hear you, and thank you so much. You are very articulate. Yeah, great, thank you. All right. So ORE exam, obviously you guys would know the full form of it. ठीक है. It's called Overseas Registration Exam. ठीक है. Why is it necessary to give? Because क्या डेंटिस्ट जो भी हैं, जो इंटरनेशनल डेंटिस्ट होते हैं अपार्ट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, ठीक है, डेंटिस्ट हुज क्वालिफिकेशन इज बेसिकली नॉट रिकग्नाइज्ड फॉर रजिस्ट्रेशन इन द यूके हैव टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम. क्या ठीक है. तो वंस यू पास दिस ओआरई एग्जाम, इट अलाउज यू टू प्रैक्टिस डेंटिस्ट्री इन द यूके. तो इस एग्जाम के बगैर देयर इज नो चांस कि आप लोग वहाँ पे डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस क्या कर सकते हैं. आई नो सम पीपल से कि हम लोग जब मास्टर्स करने जाते हैं तो वो एक अलग सिचुएशन होती है. ठीक है. मास्टर्स क्या करने जा रहे हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए, वो 2 या 3 इयर्स के पीरियड के लिए ही होता है. तो वो एक अलग क्या सिनेरियो है, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम बाद में बात करेंगे. लेकिन द मेन थिंग इज टू प्रैक्टिस डेंटिस्ट्री यू डू नीड दिस एग्जाम, और इसके अंदर कोई भी एग्जाम्शन नहीं है. आपने चाहे मास्टर्स किया हुआ हो, इधर यू हैव डन योर पीएचडी और एनीथिंग इन द यूके, देयर इज नो एक्सक्यूज कि आप लोगों को वो पेशेंट्स को हाथ लगाने देंगे विदाउट हैविंग दिस ओआरई एग्जाम. क्या दिस इज द बेसिक दैट दे नीड, एंड क्या दिस इज समथिंग दैट दे विल ऑलवेज नीड. ठीक है. अब ये जो है 2 पार्ट्स में होता है. पार्ट 1 है और पार्ट 2 है. पार्ट 1 जो है, इट्स बेसिकली डिजाइन टू टेस्ट योर एबिलिटी टू अप्लाई योर नॉलेज टू द क्लिनिकल प्रैक्टिस. और इसके अंदर जो है ये पूरा एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होता है, और इट इज हेल्ड इन पर्सन, और ये भी आपको यूके में ही देना है. या आप यूके में ही दे सकते हो, या आप अपार्ट फ्रॉम यूके ये क्या कहीं पे भी नहीं होता. ठीक है. तो पार्ट 1 जो है, इसके अंदर जो होते हैं 2 पेपर्स होते हैं, पेपर ए एंड पेपर बी. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे आने से पहले मैं पहले आप लोगों को थोड़ा बहुत रजिस्ट्रेशन का पहले बता दूं. ठीक है. कोई भी पार्ट, ऑब्वियसली आप पहले पार्ट 1 देंगे फिर पार्ट 2 देंगे, तो पार्ट 1 देने के लिए यू हैव टू बी रजिस्टर्ड इन द जीडीसी. और रजिस्ट्रेशन का ये होता है कि रजिस्ट्रेशन आपको क्या करनी पड़ती है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के कुछ रूल्स हैं. ठीक है. रूल नंबर 1 जो है रजिस्ट्रेशन का, वो ये है कि आपके पास गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए. ठीक है. अब वो जो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट है, ये आपको पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल बना के देता है. और ये जो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल ये जो चीज़ आपको बना के देगा, यू हैव टू मेक श्योर दैट उस वक्त आप लोगों की हाउस जॉब 6 मंथ्स की होनी चाहिए.
गाइस एक सेकंड में आप लोगों को you guys can see me now? Yes, sir. Perfect. Thank you so much for turning on your camera. No worries. Okay. अच्छा, मुझे मालूम नहीं था, आप लोगों ने बताया नहीं कि मेरा कैमरा ऑन नहीं है. Oh, sir, I thought that was a personal choice you It's were all right. making, so you did It's not all right. want It's all to. right. It's all right. No issues. All right. Okay. So अब हाँ, जो मैं बात कर रहा था रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो इनको रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें से एक होता है आपका जो क्या गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट है. ठीक है, ये आपको पीएमडीसी बना के देता है, बट फॉर दैट यू नीड टू डू एटलीस्ट आपकी 6 मंथ्स की हाउस जॉब कंप्लीट होनी चाहिए उस टाइम पे. उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो, उससे पहले नहीं हो सकता. मुझसे मैनी पीपल दे क्वेश्चन मी दैट हम क्या थर्ड ईयर में इस एग्जाम को दे सकते हैं या फाइनल ईयर में दे सकते हैं, तो आंसर इज नो. ठीक है, यू हैव टू बी इन टू योर हाउस जॉब फॉर 6 मंथ्स एटलीस्ट. और जब 6 मंथ आपका कंप्लीट हो जाएगा तो ही आपको पीएमडीसी ये सर्टिफिकेट देता है, टू मेक श्योर कि आपके अगेंस्ट कोई क्या नेग्लिजेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है और समथिंग लाइक दैट. तो वो आपको सर्टिफिकेट 6 मंथ्स हाउस जॉब के बाद ही मिलेगा, तो आप उसके बाद ही अप्लाई कर सकते हो. दैट्स द मिनिमम क्या दे कैन डू फॉर यू. ठीक है, तो ये वन ऑफ द डॉक्यूमेंट हो गया. उसके बाद फिर इसके अंदर और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने पूरी लिस्ट बनाई थी. मैंने कहा था मैं आप लोगों को ये पूरी एक गाइडेंस दे दूंगा, ताकि क्योंकि काफी लोग मुझे क्वेश्चंस करके पूछते रहते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना पड़ता है. ठीक है, दूसरा होता है, एक और चीज है यूके नैरिक. वो एक डॉक्यूमेंट है जो यूके की एक वेबसाइट है, एक्टिस नाम से है. ठीक है, आप यूके एक्टिस के ऊपर जाएंगे, वहां जाके यू नीड टू अप्लाई फॉर दिस सर्टिफिकेट. इसको यूके नैरिक कहते हैं. दैट्स one of the most important document that is needed to register yourself in the GDC to appear for ORE. ठीक है, तो इसके लिए ये होता है कि आपको इनकी साइट के ऊपर जाना होता है. यू नीड टू अपलोड योर डिग्री या कंसोलिडेटेड मार्कशीट, बस उनकी सिर्फ ये दो रिक्वायरमेंट है. यू हैव टू पे द फी. आई थिंक अब ऑब्वियसली जिस टाइम पे मैंने दिया था दैट वाज लाइक 5 years ago. इट वाज अराउंड 60-70 पाउंड. आई एम श्योर अभी कोई 80-90 हो गया होगा. तो ये आपको पे करना पड़ता है. उसके बाद इसको 3 weeks लगते हैं जनरेट होने में. एंड देन दे क्या पोस्ट इट टू यू. आपको ईमेल नहीं करेंगे, पोस्ट क्या करेंगे. लेकिन उसके अंदर ये होता है कि पोस्ट जो है आपको महंगा वाला लेना पड़ता है, क्योंकि जो नॉर्मल पोस्ट से भेजते हैं वो कभी कभार पाकिस्तान पहुंचता नहीं है. तो उसके लिए भी आपको फिर वो क्या कोरियर सर्विस लेनी पड़ती है. दैट इज ऑल्सो क्वाइट एक्सपेंसिव. वो 80-90 पाउंड की है. दैट्स अराउंड लाइक 20,000 आई गेस. तो उसका क्या कोरियर करना पड़ता है, लेकिन एटलीस्ट आपको ये अश्योरिटी होगी कि वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने नॉर्मल पोस्ट अप्लाई किया है, वो उनको कभी मिला ही नहीं. ठीक है, तो ऑलवेज गो फॉर दैट. तो यूके नैरिक के अंदर भी आपको फास्ट ट्रैक के भी ऑप्शंस हैं. अगर आप कह रहे हैं कि 3 weeks बहुत लॉन्ग टाइम है, तो आपको 24 hours वाला भी ऑप्शन है, लेकिन ऑब्वियसली द फीस गोज अप. ठीक है, तो ये चीज़ों का आप लोगों को दिमाग में रखना है कि आपकी अपनी चॉइस है. आप लोग फास्ट ट्रैक करना चाहते हैं 24 hours, 48 hours या 3 weeks, इट क्या डिपेंड्स ऑन यू गाइस, लेकिन ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए. तो एक चीज हो गई क्या पीएमडीसी से ये जो डॉक्यूमेंट होता है जो 6 मंथ हाउस जॉब के बाद मिलेगा. दूसरा फिर हो गया यूके नैरिक. उसके बाद आइल्स ऑब्वियसली द मोस्ट इम्पोर्टेंट. ठीक है, आइल्स के अंदर हम लोगों ने ये बात पहले भी मैं काफी लोगों को बता चुका हूँ कि उनका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट अभी है वो 7 है ओवरऑल. और क्या किसी भी मॉड्यूल के अंदर 6.5 से लो नहीं होना चाहिए क्या. ठीक है, अगर 6.5 से किसी भी मॉड्यूल में कम है, 6 आ गया, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा. तो इसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है कि शायद वो मान जाए शायद ना माने. अगर बाकी सब में आपके 999 भी आए हैं और एक में आपका 6 आ गया, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ठीक है, तो इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट क्या करना कि यार शायद मान ले शायद ना मान ले. लोग भेज देते हैं कि शायद वो छोड़ दे, इस तरह कुछ नहीं होता. उनकी रिक्वायरमेंट है मिनिमम 6.5 हर मॉड्यूल में, और अगर उससे ज्यादा है तो दैट्स गुड. लेकिन उनको ओवरऑल स्कोर 7 चाहिए, जो कि मैंने सुना है ये बाद में चेंज हो जाएगा. शायद ये भी थोड़ा सा 7.5 पे आ जाए, फिर ऐसे ऐसे ये भी क्या बढ़ाते जा रहे हैं स्केल को. तो अभी के लिए यही है कि 7 ओवरऑल एंड 6.5 में आपका हर जो इंडिविजुअल है उसमें इससे नहीं होना चाहिए. अच्छा, किसी का मैसेज आया, कैन यू रिपीट 6.5. देखिए, आइल्स जिन जिन ने दिया होगा, तो आप लोगों को ये पता है कि उसके 4 क्या कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ब्ला ब्ला. ठीक है, तो उसके अंदर 4 मॉड्यूल्स होते हैं. तो 4 मॉड्यूल्स के अंदर जो है आपको जो है ओवरऑल स्कोर आपको चाहिए 7. लेकिन 7 के बाद जो आपके इंडिविजुअल लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग में होगा, उसके अंदर आपको 6.5 मिनिमम चाहिए ही चाहिए. उससे कम स्कोर नहीं होना चाहिए. अगर एक भी मॉड्यूल में आपका 6 आ गया,
तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। और एकेडमिक आइल्स होता है, यस, ये सही है, आपको जनरल नहीं चाहिए, एकेडमिक चाहिए। अगर क्या किसी और ने भी लिखा है कि 2 ईयर रिसेंट ग्रेजुएट है, इसका ये है कि एक्सेप्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है, वी डोंट नो, लेकिन बहुत से लोगों का हुआ भी है, ठीक है। वो कहते हैं कि इफ अगर आपकी क्या ग्रेजुएशन को 2 साल नहीं हुए हैं, ये हम हाउस जॉब से काउंट नहीं कर रहे, आपके फाइनल ईयर से काउंट कर रहे हैं। फाइनल ईयर से अगर आपको 2 साल हो गए हैं, तो अगर 2 साल के अंदर अंदर है, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, एक फॉर्म है जो जीडीसी की वेबसाइट के ऊपर है, तो आप उस फॉर्म को आपने फिल किया, फ्रॉम योर एचआर डिपार्टमेंट और वट एवर, आपने फिर उनको भेजा, तो वो लोग कभी कभार एक्सेप्ट क्या कर भी लेते हैं अगर आपके 2 साल के अंदर है। लेकिन मैंने देखा है कुछ लोगों का रिजेक्ट भी हुआ है, कुछ लोगों का एक्सेप्ट भी हुआ है, तो इट्स अ 50-50% चांस। तो आई एम नॉट 100% श्योर कि ये एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, लेकिन लोगों का हो जाता है, तो देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग। लेकिन द गोल्ड स्टैंडर्ड इज आइल्स, क्या ठीक है, जिसके अंदर आपको 7 आ गया और इंडिविजुअली 6.5 है, दैट्स गुड, ठीक है। तो ये इनका गोल्ड स्टैंडर्ड है, इस पे कोई वो नहीं है कि मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और तो ये ठीक है, ये 3 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑब्वियसली सर्टिफिकेशन होते हैं आपके, पासपोर्ट का, आपकी क्या डिग्री का, ठीक है। अच्छा, एक और जो क्या मिस्टेक्स बहुत से लोग क्या करते हैं, वो सर्टिफिकेशन के अंदर क्या करते हैं, नंबर 1, आपका जो पासपोर्ट है उसका वो लोग हमेशा फर्स्ट पेज प्रिंट आउट किया, उसको सर्टिफाई क्या करके भेज दिया, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पासपोर्ट के अंदर फर्स्ट के 2 पेजेस हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये सेकंड पेज के ऊपर हमारा सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर हमारा फर्स्ट पेज पे नहीं है, तो इसलिए आपको फर्स्ट एंड सेकंड पेज चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बहुत से लोग वो फर्स्ट पेज को प्रिंट आउट किया भेजा, फिर वो रिजेक्ट होके आते हैं कि आपका साइन इस पेज पे नहीं है। तो याद रखें कि फर्स्ट एंड द सेकंड पेज, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये दोनों पेज आपको चाहिए, या A4 पेज के ऊपर होंगे। जरूरी नहीं है कि एक ही पेज के ऊपर आप दोनों प्रिंट आउट निकालें, एक पेज पे एक और दूसरे पेज के ऊपर दूसरा, ठीक है। और उसके बाद फिर उसको अटेस्ट करें। अटेस्टेशन के भी रूल्स हैं, ठीक है। ये नॉर्मल अटेस्टेशन जो हम लोग जाके एक स्टैंप लग गया, 2 लग गए, ये नहीं है, ठीक है। इस पे भी बहुत से लोग रिजेक्ट हुए हैं, और यू नो यू डू फील लाइक आपको फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार इतनी सी चीज के ऊपर भी आप डॉक्यूमेंट आप इतना दूर भेजते हैं, वो 5 डेज के बाद आपको मतलब इंस्पेक्शन के बाद वो आपको फिर भेज देते हैं, फिर 5 दिन लगते हैं डॉक्यूमेंट आने में। तो चीज अगर पहली बार ही बेहतर में हो जाए, तो फिर यू गाइस डोंट नीड टू गो अंडर दैट साइकिल के रिपीट आपको फिर करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। तो जस्ट मेक श्योर कि जिसके पास भी आप जा रहे हैं अटेस्टेशन के लिए, मेक श्योर कि वो बंदा अपना नाम लिखे, अपना एड्रेस लिखे, डेट लिखे, फोन नंबर लिखे, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, एड्रेस के अंदर भी बहुत से लोगों का रिजेक्ट होता है, मुझे नहीं पता मैं कितने लोगों को बता चुका हूँ कि यू नीड टू मेक श्योर कि एड्रेस सिर्फ आपकी सिटी का नाम नहीं लिखा होना चाहिए, इस्लामाबाद, ये एड्रेस नहीं होता। एड्रेस के अंदर दे नीड कंप्लीट एड्रेस, शॉप नंबर ये, लेन नंबर ये, तो ये एड्रेस एक प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए। बहुत से लोग इस पे रिजेक्ट हो गए हैं कि आप लोगों ने एड्रेस नहीं दिया, वो कह रहे हैं उस पर तो लिखा होता इस्लामाबाद, तो दैट्स नॉट एन एड्रेस, इस्लामाबाद एड्रेस नहीं है। उनको प्रॉपर शॉप नंबर 13 है, लेन नंबर 4 है, फेज 6 है, फेज 2 है, जो भी है, एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए। तो इसके ऊपर भी लोगों ने बोला कि इतनी सी बात पे रिजेक्ट हो गए डॉक्यूमेंट्स, मैंने कहा उनके रूल में जब लिखा हुआ है आपने उसको फॉलो नहीं किया, और मैं आप लोगों को इतनी बार बता चुका हूँ कि ये चीजें, वो लोग बहुत क्या टेक्निकल डिटेल्स देखते हैं इसके अंदर, तो इतनी इतनी चीजों पे रिजेक्ट होना, फिर फ्रस्ट्रेशन, फिर अब डॉक्यूमेंट कौन भेजेगा, फिर ये होगा। तो इन इन वन गो अगर आप सारे डॉक्यूमेंट सही तरह से भेज दें, तो वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या क्लिनिकल रेफरेंसेस चाहिए होते हैं। 1600 क्या क्लिनिकल आवर्स हैं जो कि आपकी कंप्लीट हो जाते हैं वंस यू आर डन विद योर हाउस जॉब, तो आपको 1600 क्लिनिकल आवर्स मिल जाते हैं, ठीक है। कभी कभार आई थिंक वो फाइनल ईयर के अंदर भी जो आप लोगों का जो एक वो ऑब्वियसली पूरी रोटेशन होती हैं, उसके अंदर भी कुछ आवर्स काउंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप 6 मंथ इनटू हाउस जॉब होंगे, तो ऑब्वियसली वो 1600 क्लिनिकल आवर्स नहीं बनते हैं। लेकिन कभी कभार फाइनल ईयर के आवर्स भी कुछ काउंट हो जाते हैं, ये आपका एचआर डिपार्टमेंट बेहतर जानता है, और वो आपको जब डॉक्यूमेंट बना के देगा, तो वो प्रॉपर कैलकुलेशंस अपने हिसाब से होती हैं। तो ऑब्वियसली मैं अपने यूनिवर्सिटी का बता सकता हूँ, बिकॉज हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी में से ज़्यादा जानते थे एचआर डिपार्टमेंट को। तो हर यूनिवर्सिटी का अलग है, तो यू नीड टू टॉक टू योर एचआर डिपार्टमेंट के अगर 1600 क्लिनिकल आवर्स उनको मिनिमम चाहिए, तो वो उनकी रिक्वायरमेंट है, उससे क्या कम अगर होंगे, अगर 1590 भी होंगे, तो वो नहीं मानेंगे, इट हैज़ टू बी 1600, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट हो गया। तो ये चीज़ें जो हैं ये बेसिक्स हैं, इसी के थ्रू जो है ना आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा रेडी क्या करके फिर जीडीसी भेजते हैं बाय पोस्ट, ईमेल नहीं करते, पोस्ट करते हैं। तो उसके बाद वो लोग अब आजकल दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, 6 मंथ्स,
5 months 4 months, क्या डिपेंडिंग कौन सा केस वर्कर है क्या करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से फिर जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी उसके बाद यू विल बी एलिजिबल टू सिट फॉर पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। अब पार्ट 1 जो है वो साल में अभी 2 बार ही हो रहा है, अप्रैल में और अगस्त में, ठीक है। दीज आर द ओनली 2 टाइम्स जब ये एग्जाम होता है। पार्ट 1 जो है, ऑब्वियस जो मैंने आपको क्या बताया कि इसके पार्ट 1 के अंदर भी 2 पेपर्स हैं, ऑब्वियसली पेपर ए पेपर बी। एक दिन एक पेपर होगा, उसके नेक्स्ट डे आपका दूसरा पेपर होगा, ठीक है। पहले 200 सीट्स थी इस एग्जाम के लिए, पार्ट 1 के लिए। अब इन लोगों ने इंक्रीज किया टू 600, सो अब देर आर मोर चांसेस के ज्यादा लोगों को यू नो चांसेस ज्यादा हैं टू सिट फॉर दिस एग्जाम। पहले 200 में इतने चांसेस नहीं थे, लोग रिजेक्ट हो जाते थे एंड देन उनको चांस नहीं मिला है, और फिर उनको फिर वेट करना पड़ता था 6 months। तो जस्ट मेक श्योर दैट यू गाइस डू एवरीथिंग, ये रजिस्ट्रेशन फर्स्ट, एंड देन उसके बाद जो भी एग्जाम अपकमिंग होगा, अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो यू कैन अपेयर फॉर दैट ईदर अगस्त और अप्रैल, ठीक है। तो पेपर ए होता है और पेपर बी होता है। पेपर ए जो है, दोनों एग्जाम्स जो हैं वो 3-3 क्या घंटे के होते हैं, पेपर ए एंड पेपर बी, और उनके अंदर 200 क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं दैट यू नीड टू आंसर, ठीक है। जो पेपर ए है, पेपर ए के अंदर जो है वो ज्यादातर आपको क्या क्लिनिकल डेंटल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, ह्यूमन डिजीज के क्वेश्चंस होते हैं। और पेपर बी के अंदर सारा क्लिनिकल क्या डेंटिस्ट्री के अंदर जो लॉ एंड एथिक्स हैं, आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी है, ये सब चीजें आती हैं। अच्छा, मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड के बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो पेपर 1 में इसलिए पास नहीं होते या फेल होते हैं क्योंकि वो लोग कभी भी लॉ एंड एथिक्स को की तरफ सोचते ही नहीं है। लाइक दे सारी चीजें क्या पढ़ लेंगे, फिजियोलॉजी, एनाटमी, एवरीथिंग वो लोग पढ़ लेंगे, लेकिन लॉ एंड एथिक्स नहीं पढ़ते। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो आपका पेपर 1 पास ही नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अपने मुल्क में इतना लॉ एंड एथिक्स ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं या हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। और और ये ओआरई पार्ट 1 जो है ये बहुत एम्फेसिस रखता है आपके लॉ एंड एथिक्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है। तो यू गाइस नीड टू मेक श्योर दैट यू नो स्टडी लॉ एंड एथिक्स, हेल्थ एंड सेफ्टी इन डिटेल। इसमें कोई सुपरफिशियल क्वेश्चंस नहीं है, ये बहुत पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, और इसी वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल फेल कि हमें पता नहीं था कि लॉ एंड एथिक्स भी आता है, या हम लोग को नहीं पता था कि हेल्थ एंड सेफ्टी इतना इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर बी जो है वो ज्यादातर आपका लॉ एंड एथिक्स से ही भरा हुआ होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है फ्रॉम द पिंक बुक एंड द ब्लू बुक तो आपका ये पास नहीं होगा। इसलिए दे से द सिलेबस, जब लोग मुझसे पूछते हैं कि पार्ट 1 का क्या है, तो पिंक बुक एंड द ब्लू बुक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके जो लेटेस्ट एडिशन है दैट इज द 7th एडिशन, वो आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। आप वो पिंक बुक और ब्लू बुक में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, उसकी एक एक वैल्यू आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि उसी से पेपर बनता है। तो यू गाइज नीड टू मेक श्योर दैट यू स्टडी पिंक बुक एंड द ब्लू बुक एटलीस्ट 2 या 3 टाइम्स, इतना कि आपको पता हो कि क्या क्वेश्चंस हैं, और मतलब किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और उनके आंसर्स क्या हैं, क्योंकि सारी डिटेल उन लोगों ने उसी में दी हुई है। अब इसके अंदर बहुत से लोग ये पूछते हैं कि अगर हम पिंक एंड ब्लू बुक क्या पढ़ रहे हैं तो क्या हमें और बुक्स की क्या जरूरत है। द आंसर इज आई डोंट नो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे बने हुए हैं तो लोगों ने सिर्फ पिंक और ब्लू बुक क्या पढ़ी है और उनने एग्जाम पास किया है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर नहीं है, या वो अपने ग्रेजुएशन के काफी टाइम के बाद एग्जाम दे रहे हैं, जैसे मैंने काफी टाइम के बाद एग्जाम दिया था ऑनेस्टली अगर मैं बात करूं। क्योंकि मैंने 2009 में पास किया था फ्रॉम अल्तमश। उसके बाद ऑब्वियसली आई वाज वर्किंग इन पाकिस्तान फॉर अ लिटिल वाइल, तो उसमें तकरीबन 4-5 साल मैंने एज अ डेमोन्स्ट्रेटर काम किया। तो उस वक्त हम लोग काफ़ी कंफ्यूज भी थे कि हमें अमेरिका जाना है या यूके जाना है या ऑस्ट्रेलिया जाना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था, कोई बताने वाला नहीं था, तो उसमें हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। एंड देन फिर मैं अपना मास्टर्स करने जब स्कॉटलैंड आया था इन 2015, तो मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया 2017 में। फिर उसके बाद जाके मैंने ओआरई दिया है। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन के तकरीबन 9 या 10 साल के बाद पार्ट 1 दिया है, तो दैट वाज अ ह्यूज गैप। लेकिन उस वक्त मुझे इतना आइडिया नहीं था पहले कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो शेप अप नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पहले मेरा प्लान था अमेरिका का, एंड देन मैंने वहाँ के नेशनल बोर्ड दिए, एंड देन फिर वहाँ पे नहीं हो पाया ड्यू टू पर्सनल रीजंस, तो उसके बाद फिर मैं यूके की तरफ आया, तो उसमें काफ़ी टाइम मेरा लूज हो गया। लेकिन बट देन इट्स ऑलराइट, वो इशू नहीं है। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ग्रेजुएशन के बहुत टाइम के बाद आप पार्ट 1 दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से आप क्या मिस आउट क्या करने लगते हो, क्योंकि टाइम हो जाता है ना, जाहिर है वो इतनी चीजें याद नहीं है। लेकिन जितना जिस बंदे ने अगर हाउस जॉब के फौरन बाद ही एग्जाम देना है तो उसके कॉन्सेप्ट फिर भी ज्यादा साफ होंगे, या उसको याद होगा।
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो क्या पिंक बुक एंड ब्लू बुक क्या पढ़ के, और बीडीए शीट्स भी एक चीज होती हैं। बीडीए शीट्स जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पेपर्स बनते हैं। ठीक है, उसके अंदर भी उन लोगों की ये लॉ एंड एथिक्स आ गया, या क्या सारा जो ये स्टेरिलाइजेशन का हो गया, ये सब चीज़ों के उनके प्रॉपर नोट्स होते हैं, तो ये भी आपको पढ़ने पड़ते हैं, ये अवेलेबल होते हैं। जिन जिनको चाहिए होंगे मुझे बता देना, मैं उनको बाय ईमेल या व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे मैं भेज दूंगा। तो ये, लेकिन ये आपको लेटेस्ट वाले चाहिए। अब जाहिर है मैंने पार्ट वन 2019 में दिया था, तो उसको टाइम हो गया है, तो जाहिर है हर चीज़ जो है वो अपडेट होती रहती है ओवर टाइम। लेकिन आई गॉट मेनी फ्रेंड्स जिन लोगों ने अभी दिया था अपना एग्जाम इन अप्रैल, तो इनके पास ये सारी लेटेस्ट चीज़ें पड़ी होंगी। तो मुझे जिन जिन को चाहिए हो, या जो जो अभी देने वाले हैं एग्जाम इन द रिसेंट टाइम्स, तो मुझे बता देना। अच्छा, जिन लोगों का अभी पार्ट वन का प्लान साल 2 साल तक नहीं है, तो वो अभी बीडीएस शीट्स यूज ना करें, क्योंकि उस वक्त तक फिर अपडेट हो जाएगा। तो जो लोग अभी देने वाले हैं इन अगस्त में, या उनका नेक्स्ट अप्रैल में प्लान है, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। तो ठीक है, वो लोग बता सकते हैं, तो मैं जितनी चीज़ें मेरे पास होंगी मैं भेज दूंगा, यू गैस कैन स्टडी फ्रॉम दैट। और तो ये है, ठीक है, तो ये चीज़ों को दिमाग में रखना है। लेकिन जिन लोगों के कॉन्सेप्ट इतने अच्छे नहीं हैं या जो भूल गए हैं, तो उनको फिर रेफरेंस के लिए और बुक्स उठानी पड़ती हैं। और वो जो बुक्स हैं वो फिर ऐसी नहीं है कि हम लोग ने जो शॉर्ट बुक्स हम लोग पाकिस्तान में यूज़ क्या करते हैं, ये वो सब काम नहीं आएगा। फिर आपको यू हैव टू ओपन वीटर्स, यू हैव टू ओपन क्या गाइटन, यू हैव टू ओपन ऑल द क्या बिग बुक्स, ठीक है, क्योंकि एग्जाम बिग बुक से बनता है। अब हम लोग के वो, हम लोग पाकिस्तान में कभी कभार वो छोटी बुक्स हमारे पास आती थी, हम उससे पढ़ के दे रहे होते थे, तो उससे नहीं बनेगा। सारे कॉन्सेप्ट्स जो इनके हैं वो सारी बिग बुक से हैं, तो आपको उनका रेफरेंस चाहिए होगा। जैसे रेडियोग्राफी के लिए एरिक वेट्स है, बहुत अच्छी बुक है, उससे काफी एग्जाम बनता है। एंड देन फिर आपको प्रोस्टो के लिए स्मिथ थी, मैक्रैकन थी, ऑर्थो के लिए प्रॉफिट है। तो ये बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, टू पास द एग्जाम। तो ठीक ये है सर। इंटायरली आप पे डिपेंड करता है। जो भी एजुकेशनल मटेरियल आप मेंशन कर रहे हैं एंड यू आर सेइंग यू विल सेंड दैट टू अस, वो हम आपसे ले लेंगे एंड विल शेयर इट टू द पार्टिसिपेंट्स एक साथ ही, सो दैट एवरीवन कैन गेट एक्सेस टू इट। ठीक है, सही है। तो ये कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम मुझे मुझे बता देना, ताकि मैं फिर ये कि ऑब्वियसली मुझे उनको कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस जिन लोगों ने अभी एग्जाम दिया है, आई जस्ट क्या कांटेक्ट देम, मैं उनसे पूछ लूंगा कि उनके पास कौन कौन से पढ़े हैं, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली 5 साल हो गए पार्ट वन दिए हुए ना, तो वो एक चीज थोड़ी सी ऑब्सलीट हो जाती है। तो अभी जो श्योर श्योर लेटेस्ट सर। हमें चाहिए होंगे वो उन्हीं से ले सकते हैं जिन्होंने अभी दिया है। बट आई विल टॉक टू देम, और वो अगर मटेरियल मुझे देते हैं तो मैं आप लोग को आगे दे दूंगा। या सर परफेक्ट, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और फिर हम जो सबके पार्टिसिपेंट्स का ग्रुप है ना वहाँ पे सेंड कर देंगे। ठीक है, सही है। और राइट, अच्छा, और दूसरा ये कि बहुत से लोग ऑब्वियसली पार्ट वन की फीस का भी पूछ रहे होते हैं कि क्या है चार्जेस, क्या नहीं है। अब देखें, जैन 2025 तक, खैर अभी एक ही अटेम्प्ट रह गया अगस्त वाला पार्ट वन के लिए। तो अभी जो फीस चल रही है वो £807 है, फॉर पार्ट वन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बोथ द पेपर्स, पेपर ए पेपर बी। 807 है, लेकिन फ्रॉम जैन 2025 पार्ट वन की प्राइस क्या ड्रॉप डाउन हो रही है। इट विल बी ड्रॉप डाउन टू 584। 807 से 584 पे हो रही है, ठीक है। तो अब ये कि ये पार्ट वन की प्राइस को ड्रॉप किया है, लेकिन देयर इज अ बिग जंप इन पार्ट टू। पार्ट टू जो अभी चल रहा है वो, उसकी प्राइस चल रही है £2,929, ऑलमोस्ट क्या £3,000 है। लेकिन 2025 जैन से इसकी प्राइस विल जंप अप टू 4,235। तो दैट्स अ बिग जंप, ठीक है। वन एक अच्छे खासे पैसे ये लोग यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, लेकिन पार्ट वन के अंदर इन लोगों ने ड्रॉप किया है जस्ट टू बैलेंस इट आउट, लेकिन स्टिल डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो अब बहुत से लोग हैं जो अभी पार्ट टू बस जल्दी से सितंबर में या नवंबर में देना चाह रहे हैं, ताकि उनको इसके थ्रू सफर ना करना पड़े। लेकिन ऑब्वियसली जो और लोग हैं जो अभी तक जिन्होंने पार्ट वन नहीं दिया है, ऑब्वियसली वो फिर नेक्स्ट साइकिल में ही आ जाएंगे। लेकिन आपको एडवांटेज ये है कि पार्ट वन की प्राइस ड्रॉप ड्रॉप डाउन हो जाएगी, एंड देन यू नीड टू प्रिपेयर फॉर पार्ट टू। पार्ट टू जो है, उसके 4 क्या कंपोनेंट्स हैं। थोड़ा सा क्या ट्रिकी एग्जाम है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि इट्स अ क्या डिफिकल्ट एग्जाम, बिकॉज इट्स नॉट। ये लोग जितनी बातें क्या करते हैं, तो आई वुड से कि डोंट लिसन टू व्हाट दे हैव टू से। आधी मोटिवेशन जो ड्रॉप डाउन होती है वो लोगों की वजह से ही होती है, बिकॉज दे ट्राई टू टेल यू कि ये इतना मुश्किल एग्जाम है तो कभी होगा ही नहीं, ये इससे नहीं हुआ, उससे नहीं हुआ। डोंट लिसन टू देम। एक सिंपल सा एग्जाम है, थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन सिंपल एग्जाम है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम है। और अगर आपकी क्या कहते हैं, अगर आप
प्रॉपरली आपको ट्रीटमेंट प्लान बनाना आता है, ऑब्वियसली दैट यू विल लर्न ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि आपने बस ऐसे ही जाके ट्रीटमेंट प्लान कर लिया, आपको कोर्सेज लेने पड़ते हैं पार्ट 2 के लिए। अम, अब अगेन वही वाली बात है कि पार्ट 2 के लिए कोर्सेज कहाँ से लेने हैं, क्या करने हैं। अब ऑल दिस क्या कोर्सेज, जो जितने भी अच्छे वाले कोर्सेज है वो सारे लंदन में होते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको ट्रैवल करके लंदन आना पड़ता है वो कोर्सेज लेके, देन यू हैव टू गो बैक एंड देन स्टडी बैक इन पाकिस्तान, एंड देन यू हैव टू कम बैक अगेन पार्ट 2 देने के लिए। तो उसमें आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा बहुत खर्चा है। फिर लोग पूछते हैं कि वीजा का क्या होगा क्या नहीं होगा। जो वीजा लगेगा वो आपका विजिट वीजा ही होगा, कोई स्टडी वीजा नहीं होता, क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे होते हैं कि क्या इस पर स्टडी वीजा लगा के आना है। इट्स अ सिंपल विजिट वीजा, पार्ट 1 के लिए भी पार्ट 2 के लिए भी। आप सिंपल विजिट वीजा लगाएंगे, अब वो आपकी मर्जी है कि आप 6 मंथ्स वाला लगा रहे हैं, 2 years वाला लगा रहे हैं, 5 year का लगा रहे हैं, 10 year का लगा रहे हैं, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। लेकिन जो बंदा फर्स्ट टाइम यूके का वीजा लगा रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि वो 6 मंथ्स का ही लगाए, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप 10 years का लगाएंगे तो रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऊपर से वो वीजा है भी महंगा, आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 6 मंथ्स का लगा रहे हैं, 2 years का लगा रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट जो बंदा फर्स्ट टाइम आ रहा है वो 6 मंथ्स का ही लगाए, और उसके बाद फिर ऐसा ऐसा जब वीजा लगना शुरू हो जाए तो फिर आप 2 साल का लगा लें या 5 साल का लगा लें, या जब तक आप वैसे भी आप यहाँ आ गए होंगे, इफ यू हैव पास्ड योर पार्ट 2 और एनीथिंग। तो वीजा जो है वो विजिट वीजा है। और वीजा लगाने के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि लोग पूछते हैं कि वीजा के लिए हम लोग, हेलो, जी जी वो सही और वीजा के लिए ऑडिबल। ये पूछ रहे हैं, वीजा के लिए वो लोग ये सवाल बहुत पूछते हैं कि हमें प्रूफ क्या देना है उनको। आपको प्रूफ ये देना है कि हाँ, यहाँ पे थोड़ा रिस्की गेम होता है कि यू हैव टू बुक द एग्जाम फर्स्ट। जब आपने बुक किया तो आपको रिसीट मिली, उस रिसीट के थ्रू फिर यू हैव टू अप्लाई फॉर द वीजा, क्योंकि वीजा एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए यू नीड समथिंग कि आप वहाँ क्यों जा रहे हैं। अब आप ऐसे वर्बली बोल के तो नहीं जाएंगे कि मैं पार्ट 1 देने जा रहा हूँ, ऑब्वियसली दे नीड अ प्रूफ कि आप पार्ट 1 देने जा रहे हैं। तो दैट रिसीट इज अ प्रूफ कि आप वहाँ एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप एप्लीकेशन के अंदर लगाएंगे एंड देन उसके बाद फिर आप वीजा के लिए अप्लाई करेंगे। टाइम बहुत शॉर्ट होता है, क्योंकि एग्जाम से तकरीबन 1.5 महीना या 2 महीना पहले आपकी डेट्स क्या खुलती हैं टू बुक द एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी अगस्त में एग्जाम दे रहे हैं तो अभी जून में इसकी डेट्स क्या खुली थी, तो अभी 20 जून को जिन जिन ने बुक किया, अब जाहिर सी बात है वो वीजा के लिए अब अप्लाई करेंगे। तो आपके पास सिर्फ क्या जुलाई का मंथ ही है फॉर द वीजा, क्योंकि अगस्त में एग्जाम है। तो आप जैसे ही आपने बुक किया 20 जून को, फिर आप फौरन से उसके नेक्स्ट वीक आप वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि वीजा भी डिपेंड करता है, कुछ लोगों का महीना लगता है, कुछ लोगों का 10 दिन लगता है। वो आपकी ऑब्वियसली ट्रैवल हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, ब्ला ब्ला ब्ला, काफी चीजें हैं, आपने कितना ट्रैवल किया हुआ है कितना नहीं किया हुआ है। लेकिन अगेन हैविंग सेड दैट, जो बंदा फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा है आउटसाइड पाकिस्तान, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका वीजा नहीं लगेगा, लग जाएगा। लेकिन कितना टाइम लगता है आई डोंट नो, ये ऑब्वियसली डिपेंड करता है। बट सुना है कि 3 हफ्ते मैक्स लगते हैं जिसमें आपका वीजा आ जाता है, ठीक है। कुछ लोगों का 10 दिन में भी आ जाता है, अनएक्सपेक्टेडली बहुत से लोगों का 6 दिन में भी आया, लेकिन उनकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत होती है, तो लेकिन 3 हफ्ते एट मैक्स वो लोग कहते हैं कि लगता है। अच्छा, उसके बाद ये कि हाँ, ये भी प्रॉब्लम होता है कि बहुत से लोगों का, एक दो लोगों के साथ ये केस हुआ है कि एग्जाम निकल गया, वीजा बाद में आया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अप्लाई लेट किया। अगर आप एग्जाम से एग्जैक्टली 3 हफ्ता पहले वीजा के लिए अप्लाई क्या कर रहे हैं तो दैट्स योर फॉल्ट, ठीक है। आप जितना लेट अप्लाई क्या करोगे उतना और होगा, क्योंकि जाहिर है आपको मालूम है कि कभी कभार बीच में कोई वेकेशंस आ गई, ईद की छुट्टियां आ गई, ये सब आ गई, तो ये सब काउंट होता है उन डेज के अंदर। तो आप ये नहीं कह सकते कि यार वो ईद की छुट्टियां उसमें क्यों टाइम जाया हो गया। तो ये आपको पहले प्लान करना है कि कौन सी छुट्टियां आ रही हैं, क्या आ रही हैं। अब जाहिर है कुछ हालात अगर खराब हो गए, कुछ ये हो गया, स्ट्राइक्स हो गई, ये वो तो अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हैं, उसका तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जिन छुट्टियों का आपको पता है कि ये छुट्टियां आ रही हैं, तो उस हिसाब से यू हैव टू अप्लाई बिफोर। ऐसा भी हुआ है कि बहुत से लोगों का एग्जाम हो गया और उसके 4 दिन के बाद वो कह रहे हैं सर अब हमारा वीजा आ गया। अब देयर इज नो पॉइंट, क्योंकि वो आपको एग्जाम की फीस वापस नहीं देंगे, और अब आपका वीजा आ भी गया तो देयर इज नो पॉइंट, क्योंकि एग्जाम हो चुका है। तो जैसे ही आपकी एग्जाम की डेट बुक हो, आपका हर चीज प्लान होना चाहिए कि हमें फौरन से वीजा के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। अब ये अगर आपका जैसे फॉर एग्जांपल आपने पार्ट 1 जाके दिया, आपका पार्ट 1 पास हो गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद आपको पार्ट 2 के लिए प्रिपरेशंस करनी है, उसके लिए यू नीड टू टेक अ लॉट ऑफ क्या कोर्सेज, ठीक है। वो कोर्सेज के बगैर ये एग्जाम पास नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए यू हैव टू कम टू द यूके। यहाँ पे आके बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, EA डेंटल है, MR डेंटल है, अब तो वो डॉक्टर डेविस के भी आए हैं, क्या कोर्सेज आए हैं, DDC आया है, डॉक्टर नसीमा है, डॉक्टर मैटन है, तो ये बहुत सारे हैं
के कोर्सेज हैं जो कि होते हैं और सारे ही अच्छे हैं। लेकिन जो कोर्स मैंने लिया था वो मैंने ईए डेंटल से लिया था बिकॉज इनकी लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री है और इनको तकरीबन आई थिंक 11 साल अब हो जाएंगे ये कोर्सेज क्या कराते हुए। और इनकी कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, थोड़े एक्सपेंसिव हैं। अब आई नो पाउंड और पाक रुपीस का डिफरेंस भी बहुत होता जा रहा है। तो आई अंडरस्टैंड कि प्राइसेस ज़्यादा हैं, लेकिन वी हैव नो चॉइस। हमें थोड़ा बहुत इसके अंदर अब ये, क्योंकि कोर्सेज नहीं लेंगे तो एग्जाम पास नहीं होगा। ईयर डेंटल जो है वो आपको जिस तरह की कोर्सेज देता है दैट इज द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ हाउ द एग्जाम वुड बी। ठीक है, तो एग्जाम जो आपका जिस तरह से बना हुआ है, ईयर डेंटल वगैरह वाले बिल्कुल ही उसी तरह का रेप्लिका आपको बना के देते हैं। नोट्स उसमें से होते हैं। सिनेरियो सारे जो हैं, क्योंकि जाहिर है उनको समझ आ गया ना एग्जाम, वो पिछले 10 साल से देव बीन डूइंग इन दिस बिजनेस, उनको आइडिया है कि इस तरह से एग्जाम बनेगा, इस तरह से बनेगा, ये चीजें होंगी वो होंगी, तो उनको सब चीजों का आइडिया हो गया। तो आई वुड सजेस्ट ईयर डेंटल बहुत अच्छा है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि बाकी कोर्सेज अच्छे नहीं हैं, वो भी अच्छे हैं, लेकिन मैंने क्योंकि ईयर डेंटल लिया है और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि ईयर डेंटल बहुत अच्छा है। यू गाइस कैन गो फॉर दैट। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो गो फॉर डीडीसी और मैटन और वट एवर, जितने भी कोर्सेज हो रहे हैं आप लोग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। um, अब पार्ट टू के अंदर जैसे मैंने बोला कि इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, 4 कंपोनेंट्स के अंदर इनका एक कंपोनेंट जो है वो होता है ऑस्की। ठीक है, ऑस्की है, उसके बाद मैनिकिन है, डीटीपी है, डीटीपीएस डिटेल्ड ट्रीटमेंट प्लानिंग, और एमई विच इज मेडिकल इमरजेंसीज। तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं और ये एग्जाम 3 दिन का होता है। ठीक है, पार्ट टू की बात कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली डे 1, डे 2, डे 3 ऐसा नहीं है कि कोई बीच में गैप है और समथिंग, ये 3 दिन में एक ही गो में होता है। ठीक है, तो जब आप डे 1 में जाएंगे तो डे 1 के अंदर आपका ऑस्की होता है। ऑस्की के अंदर ये होता है कि टोटल 24 स्टेशन हैं। 24 स्टेशन के अंदर जो है क्या कुछ जो होते हैं वो रेस्ट स्टेशन होते हैं, और क्या कुछ जो होते हैं रेस्ट स्टेशन का मतलब ये है कि ऑब्वियसली अब एक ऑस्की के बाद अब दूसरे ऑस्की पे गए तो आप क्या पानी पी रहे हैं या फिर थोड़े बहुत बिस्किट्स खा रहे हैं, ये वो, तो वो रेस्ट स्टेशन है, लेकिन वो 24 स्टेशन में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद उसमें 3 होते हैं क्या पायलट स्टेशन। पायलट स्टेशन का मतलब ये है कि ऑस्की तो प्रॉपर हो रही है लेकिन वो मार्क नहीं होगी। ठीक है, वो लोग खाली उसको देखना चाह रहे हैं कि बच्चे इसको आंसर क्या किस तरह कर रहे हैं फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अगर आपके वो आंसर्स गलत भी हो गए तो उस पर मार्क ना, आपको मार्क मिल रहा है ना आपको कोई नेगेटिव मार्किंग हो रही है। उसमें बस ये है कि वो खाली चेक करना चाह रहे हैं कि कितने स्टूडेंट सही आंसर देते हैं, ताकि इस ऑस्की को हम फ्यूचर एग्जाम में डालें या ना डालें, मतलब बच्चे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं। तो ये क्या 3 पायलट हैं, 6 रेस्ट स्टेशन हैं। ठीक है, उसके बाद बच जाते हैं टोटल 15। अब 15 स्टेशन जो है, जो कि एक्चुअली आपको उसके मार्क्स मिलते हैं, जिसमें से यू नीड टू पास एटलीस्ट 12। आपको 12 उसकी पास करने हैं टू पास दिस। ठीक है, ऐसा भी हुआ है कि बहुत से लोगों ने 11 भी किए हैं तो उनको बॉर्डर लाइन पे पास किया है, लेकिन टेक्निकली 12 तक आपके पास होने चाहिए ताकि आपको क्या पीस ऑफ माइंड रहे कि हाँ मेरा मतलब ऑस की कंपोनेंट पास हो रहा है। अब अगर 11 भी हुए हैं तो शायद पास हो जाए, शायद ना हो, या उनकी एग्जामिनेशन पे डिपेंड करता है वो किस तरह चेकिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो। बट फॉर द पीस ऑफ माइंड आपको एटलीस्ट ये दिमाग में रखना है कि आपके 12 एटलीस्ट सही होने ही होने चाहिए। ठीक है, टू पास दैट। अब उसके अंदर सिनेरियोज में क्या कुछ भी आ सकता है ऑस्की के अंदर, दे कैन द ऑस्की क्या कैन बी अबाउट हिस्ट्री टेकिंग। फॉर एग्जांपल के आप एक डोर के बाहर हैं, उन्होंने पूरा सिनेरियो क्या दरवाजे पे लिखा हुआ है। ठीक है, आपको उस सिनेरियो को पढ़ने का टाइम 1 मिनट मिलता है। यू हैव टू रीड दैट सिनेरियो एंड देन जैसे ही बेल बजेगी यू हैव टू गो इन और जाके, फॉर एग्जांपल अगर हिस्ट्री टेकिंग उन्होंने कहा है कि आप जाके पेशेंट की सोशल एंड क्या मेडिकल हिस्ट्री लें, उन्होंने डोर पे लिखा हुआ है, तो यू हैव टू गो इन एंड देन यू हैव टू स्टार्ट ऑफ कि आई एम डॉक्टर आरुल, आई एम वन ऑफ द डेंटिस्ट हियर, आई विल बी लुकिंग आफ्टर यू टुडे, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट ऑफ आपका नाम क्या है फर्स्ट, क्या कंफर्म योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन यू स्टार्ट ऑफ, ठीक है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री स्टार्ट करनी है तो प्रॉपर हिस्ट्री लेना एंड देन सोशल हिस्ट्री लेना प्रॉपर। तो इसमें आप लोगों को 5 मिनट्स मिलते हैं, हर ऑस्की फॉर 5 मिनट्स। और 5 मिनट्स के अंदर अंदर अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो बेल बजेगी एंड देन जो एक्टर बैठा होता है या जो भी एग्जामिनर है वो बिल्कुल खामोश हो जाएंगे एंड देन यू हैव टू लीव। तो यू हैव टू प्रैक्टिस के 5 मिनट के अंदर आपको ऑस्की कंप्लीट करनी है एंड देन यू गो टू द क्या नेक्स्ट डोर। अब क्या आप दूसरे वाले डोर पे आएंगे तो ऑब्वियसली वहां भी सिनेरियो लिखा होगा कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए उसका दांत क्या मिसिंग है तो उसको क्या क्या ऑप्शन दे सकते हैं, रिमूवेबल है, फिक्स्ड है,
तो आपको वो सिनेरियो पढ़ना है, जैसी बेल बजेगी यू हैव टू गो इन, एंड देन अंदर जाने के साथ ही वही, हाय आई एम डॉक्टर आदिल, आई एम वन ऑफ द डेंटिस्ट, आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ यू, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद फिर हाउ मे हेल्प यू, फिर वो बताएगा कि मेरा दांत मिसिंग है। तो फिर ऑब्वियसली यू नीड टू आस्क अ फ्यू क्या क्वेश्चंस कि ठीक है ये हुआ कैसे, क्या हुआ, क्या कब से मिसिंग है, ट्रॉमा हुआ था या डेंटल डिके की वजह से हुआ है या फ्रैक्चर हो गया, क्या हुआ, तो वो सब डिटेल, लेकिन सब 5 मिनट्स के अंदर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर लेके फिर आप उसकी मेडिकल हिस्ट्री पूछेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आप उनको इम्प्लांट का ऑप्शन दे रहे हैं और अगर पेशेंट स्मोकर है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आप उनको पूरा इम्प्लांट का समझा के आ गए और बाद में पेशेंट बोले यार मैं तो 20-30 सिगरेट्स पीता हूँ, तो ऑब्वियसली वो इम्प्लांट फेलियर के चांसेस होते हैं ना। तो ये होता है, बाकी कोई और मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है, तो ये आपको मेडिकल हिस्ट्री पूछनी है। उसके बाद ऑप्शन सारे देने, उसके बाद पेशेंट आपसे पूछेगा कि आपके ख्याल से मेरे लिए कौन सा बेहतर ऑप्शन अच्छा है। आप उसको एक चॉइस बता के दे सकते हो, आप बोल सकते हो कि भाई इम्प्लांट जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इन योर केस यूर स्मोकर, तो आई वुडंट सजेस्ट कि आप अगर आप हाँ स्मोकिंग छोड़ देते हैं, आप छोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्मोकिंग सीजेशन सर्विसेज भी हैं। तो वहाँ पे अगर आप छोड़ देते हैं फिर हम इस बारे में सोच सकते हैं, वरना ब्रिज का ऑप्शन है, वरना रिमूवेबल ऑप्शंस हैं। तो इस तरह करके यू हैव टू प्लान इट आउट। ठीक है, ये मैं कोई आइडियल सिचुएशन नहीं बता रहा आपको, एक एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से है। तो ये आपका ऑस्की का सेक्शन है, ये आपका ऑस्की का सेशन है जो कि एक दिन पूरा यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट डे फिर आप जब आते हो तो वो आपका क्या मैनिकिन होता है। अब मैनिकिन के अंदर क्या होता है कि मैनिकिन के अंदर ऑब्वियसली यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट, वो आपको बोलेंगे फॉर एग्जांपल के हमें कोई भी एफजीसी क्या क्राउन है, आप हमें क्या काट के बताएं। एफजीसी है, अगर आपको एमओडी कहते हैं, मीजियो ओक्लूजो डेंटल, आप हमें मीजियो ओक्लूजो क्या डिस्टल जो कैविटी है, अब आप हमें वो क्या बना के दिखाएं, तो आपको वो बना के दिखाना पड़ता है। फिर वो रेस्ट सीट्स बोल सकते हैं, टेम्पररी क्या क्राउन बोल सकते हैं। तो आपको 3 क्या घंटे मिलते हैं और आपको 3 एक्सरसाइजेज यू हैव टू शो इट टू देम 3 घंटे के अंदर। एक एक्सरसाइज का कोई भी टाइम नहीं है, बस आपको वो 3 क्या घंटे देंगे और बोलेंगे ये तीनों एक्सरसाइजेज हैं, यू हैव टू डू दीज इन क्या 3 आवर्स। ये नहीं कि आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के आधे घंटे मिल रहा है या 1 घंटा मिल रहा है, ऐसा नहीं है। बस वो आपको बोलेंगे आपके पास 3 घंटे हैं एंड यू हैव टू शो इट टू अस कि आपने ये सारी एक्सरसाइज करनी है। आप जितना स्लो जाओगे आपकी उतनी आगे की एक्सरसाइजेस क्या मिस आउट होती रहेंगी। तो यू हैव टू टाइम योर सेल्फ, क्या मैं इस चीज में 1 घंटा लगाऊं, नेक्स्ट वाली जो है ना छोटी एक्सरसाइज है उसमें मैं 40 मिनट्स लगाऊं। तो ये आपकी प्लानिंग पे है, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो कह रहे हैं आप हमें ये तीनों क्या करके दिखा दें। उसके बाद थर्ड डे जो होता है उस पर 2 चीजें होती हैं, डीटीपी होता है और एमई होता है। ये दोनों चीजें एक डे पे हैं। ठीक है, तो डे 1 ऑस्की, डे 2 मैनिकिन, डे 3 डीटीपी और एमई। डीटीपी के अंदर डिटेल्ड ट्रीटमेंट प्लानिंग है, ये काफी डिटेल्ड होता है, अच्छा खासा डिटेल्ड वो है, क्योंकि इसके अंदर एक एक्टर पेशेंट बैठा होता है। ठीक है, पेशेंट है बट ही इज एन एक्टर। तो वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा कि मेरे यहाँ पे दांत में दर्द हो रहा है, अच्छा मेरी ब्लीडिंग गम्स हैं, अच्छा मतलब मेरा क्या क्राउन निकल आया है। तो अब आपको प्रॉपर फिर उसकी हिस्ट्री लेनी है फ्रॉम A to Z, पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। उसके बाद फिर आप उससे पूछोगे कि आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या है, फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या है, फिर डेंटल हिस्ट्री क्या है, मेडिकल हिस्ट्री क्या है, सोशल हिस्ट्री क्या है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द ट्रीटमेंट। ये करके पूरी हिस्ट्री लेंगे आपको, क्या 10 मिनट में लेनी होती है पूरी हिस्ट्री। उसके बाद फिर आप उसकी आप कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन, क्या टेस्ट होने चाहिए फॉर द प्रॉब्लम द पेशेंट शेयर्ड, मतलब ये प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप क्या टेस्टिंग करोगे। वाइटलिटी टेस्ट होगा, आप कोई भी जितने भी एग्जामिनेशन जो भी, चाहे वो जिंजवाइटिस के हो, चाहे वो क्या पेरियोडोंटाइटिस के हो, तो आपको उनको बताना है कि कौन कौन से एग्जामिनेशन होंगे। तो आपको सारे इन्वेस्टिगेशंस का नाम लिख लिख के बताना है। ठीक है, जैसे आपने वाइटलिटी लिख दिया, 6 पॉइंट पॉकेट चार्टिंग लिख दिया, या आपने जिंजवाइटिस के लिए और प्लाक इंडेक्स, ब्लीडिंग इंडेक्स, सब चीजें आपको लिखनी होती हैं ताकि उनको पता रहे कि आपको चीजें पता हैं। तो दैट इज हाउ यू हैव टू डू इट। ठीक है, और फिर एमई आता है, एमई इज मेडिकल इमरजेंसीज। उसके अंदर आपके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक में आपको सिनेरियो बना के देंगे कि पेशेंट आया बेहोश हो गया, अब आप क्या करेंगे। तो फिर आपको वही सारे सिनेरियोज के नाम लेने हैं कि क्या क्या हो सकता है। और फिर आप अगर फॉर एग्जांपल एस्मा है तो क्या करेंगे, अगर कार्डिक अरेस्ट है तो क्या करेंगे, अगर जितने भी सिनेरियोज हैं, एनाफिलेक्सिस है तो क्या करेंगे। तो ये सिनेरियोज हो गए। उसके बाद फिर आपको सेकंड
जो उसका पार्ट होता है वो होता है कि आपको प्रॉपर यू हैव टू डू पूरा सीपीआर, लाइक उनके पास एक प्रॉपर डमी होगा, वो आपको उसके ऊपर कहेंगे कि आप हमें पूरा सीपीआर क्या करके दिखाएं, तो यू हैव टू डू लाइक प्रॉपर, बैठ के उनको पूरा समझाना है कि सिनेरियो क्या है क्या नहीं है, फिर यू हैव टू परफॉर्म इट एंड डू इट। तो ये क्या करने के बाद ये आपका होता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू डू इट, ठीक है। उसके बाद फिर इस एग्जाम के अंदर टोटल 144 सीट्स होती हैं, अभी तक यही है। पहले आई थिंक इट यूज्ड टू बी 100, अब इन लोगों ने 144 की हैं। और फीस का मैंने आप लोगों को बताया है 2929 अभी है, लेकिन इट विल इंक्रीज टू 4235 इन 2025 फ्रॉम 1 Jan। तो इसका ये है, ठीक है। अब अगर कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों के तो आप प्लीज पूछें, ताकि फिर मैं आप लोगों को उस हिसाब से आगे बताता रहूँ। Sir, I Sorry, believe जी आसमान गुमान आप पूछ लो। sorry to interrupt you, Joshua. Actually, questions आइल्स के बारे में आ रहे थे, और थोड़ा ये कि वो चाह रहे थे कि आप थोड़ा रिपीट कर दें कि आइल्स के बारे में आपने क्या बताया था, क्योंकि बीच में लोगों का थोड़ा कनेक्शन लॉस हो गया था। तो एक बार आप इफ यू कैन रिपीट प्लीज। And ठीक है। sir, people want अच्छा, to know more about part one ORE as well, कि how you will be like you have told us, लेकिन वो थोड़ा सा और brief चाहते हैं कि किस तरीके से materials and किस तरीके से आपने focus किया, कितना time period आपको लगा to prepare for that, any सारी चीजें। ठीक है, ठीक है, सही है। तो ये भी कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो अगर हम लोग क्या पहले मैं आइल्स का बता देता हूँ फिर से, एंड देन वी कैन कम बैक टू पार्ट 1, ठीक है। तो ठीक है, आइल्स का मैंने जिस तरह से कहा था कि आइल्स जो है वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है इनकी, ठीक है। क्या गोल्ड स्टैंडर्ड इनका आइल्स ही है। अगर आइल्स आपने दिया हुआ है तो इससे बेहतर चीज कोई नहीं है। दूसरे वाले का जैसे हमने कहा था, वो इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड फॉर्म जो है वो आप दे सकते हो, लेकिन उस पर वही बात है कि रिस्की है, 50-50 है। बहुत से लोगों का एक्सेप्ट हुआ है, एक आध का नहीं भी हुआ है। अब उनकी क्या जजमेंट का क्राइटेरिया है आई डोंट नो, लेकिन अगर आप 2 साल के अंदर आपने स्ट्रक्चर लैंग्वेज फॉर्म दिया है तो एक चांस ले सकते हैं आप, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड आइल्स ही रहेगा। अगर आप आइल्स दे सकते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप आइल्स दे दें, ताकि पीस ऑफ माइंड होगा, ठीक है। तो आइल्स के अंदर ये होता है कि 4 कंपोनेंट्स हैं, राइट। रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, ये सब करके आप ये 4 कंपोनेंट जब आप दोगे तो इसके बाद ये होता है कि इसका जो रिजल्ट आता है वो एक एक मॉड्यूल ओवरऑल आपको एक स्कोर मिलता है, ठीक है। हाईएस्ट होता है 9, लेकिन ऑब्वियसली 9 तक वो तो एक वो हो जाएगा, लेकिन 9 तक इनका एक क्या ग्रेडिंग स्कोर है। लोगों के 8.5 भी आए हैं, जिनकी बहुत अच्छी इंग्लिश है, 8 भी आया है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका ओवरऑल स्कोर जो है ना वो 7 होना चाहिए, 7 से कम नहीं होना चाहिए। ओवरऑल स्कोर जो आपको एक चारों कंपोनेंट्स का कंपाइल होके बनता है वो 7 होना चाहिए। और जो इंडिविजुअल मॉड्यूल्स जो हैं जिसके अंदर आपका ये चारों कंपोनेंट्स आते हैं, उसके अंदर आपके पास मिनिमम 6.5 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम एक भी कंपोनेंट में हुआ तो पास नहीं होगा, ठीक है। मतलब पास इन द सेंस, इसमें आइल्स के अंदर पास फेल नहीं होता, खाली स्कोर होता है। जो स्कोर का एक उन लोगों ने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि इस स्टैंडर्ड के ऊपर ही हम आपको ओआरई पार्ट 1 देने देंगे। तो वो ये एक क्राइटेरिया है कि 7 ओवरऑल स्कोर है और 6.5 किसी भी मॉड्यूल में कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर लोग पूछते थे कि पार्ट 1 जो है उसके पढ़ने के लिए कितना टाइम चाहिए। एनीवेयर बिटवीन 3 months to 5 months, ठीक है। 3 से 5 मंथ्स है। अब ये आपकी इंडिविजुअल पे ही डिपेंड करता है कि इफ यू आर वर्किंग, यू आर नॉट वर्किंग। अगर आप बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, यू आर एट होम, तो क्या 3 months इज इनफ। लेकिन इफ यू आर वर्किंग, अगर आप जैसे काम कर रहे हैं 9 to 5, जाहिर सी बात है घर आके फिर उसके बाद पढ़ना, ये वो करना, फैमिली एंड यू, तो उसमें आपको तकरीबन 5 से 6 महीने लगेंगे, लेकिन 5 एट मोस्ट। मुझे भी तकरीबन आई थिंक 4-5 मंथ्स ही लगे थे, और पार्ट 1 मैंने फर्स्ट गो में ही पास किया था, ठीक है। तो इसमें इतना टाइम तो लगता है, लेकिन ये कि अगर आपके अगेन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं और आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद हैं, और अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़े या आपने लीव क्या लिया हुआ है फ्रॉम वर्क, देन क्या 3 महीने बहुत हैं, 3 महीने आराम से कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों ने पूछा कि क्या पार्ट 1 के लिए कोर्सेज लेना ज़रूरी है या नहीं। मैंने नहीं लिए थे, ठीक है। मैंने खुद ही क्या पढ़ा था, यू नीड स्टडी पार्टनर्स,
अब जब मैं पढ़ रहा था तो मेरी एक और फ्रेंड थी, तो हम लोग साथ ही बैठ के क्या पढ़ रहे थे, क्योंकि दोनों का एक ही दिन एग्जाम था। एक ही टाइम पे हम लोगों ने क्या बुकिंग की थी, तो वो जब एक सपोर्ट होता है तो इट्स इजियर फॉर यू टू स्टडी टुगेदर। तो हम लोग जैसे जूम के ऊपर हम लोग आके क्या डिस्कशन केसेस किए। तो मैंने कोर्सेज नहीं लिए थे, हम लोग स्टडी पार्टनर्स थे, तो हम लोग उस तरह पढ़ रहे थे। तो पार्ट वन के भी अब कोर्सेज होते हैं। ये डेंटल का मैंने बताया था, वहां से भी हो रहे हैं, डीडीसी के भी कोर्सेज हो रहे हैं। अब जो प्राइस है वो वेरी क्या करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। एनीवेयर बिटवीन क्या 300 to 800 पाउंड्स ये होता है। अब इस पे डिपेंड करता है कि आप जो हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाह रहे हैं, डिटेल चाह रहे हैं, प्रॉपर नोट्स चाह रहे हैं, तो वो अगर आप ये डेंटल की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है। डीडीसी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ भी सारी इंफॉर्मेशन है। तो आपके हिसाब से वहाँ पे उन लोगों ने पैकेजेस बनाए हुए हैं, क्या सिल्वर, गोल्ड, क्या प्लैटिनम। तो ये सारे कोर्सेज के वो होते हैं। अब ये आपके उस पर डिपेंडेंट है कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए या आपको लेक्चर्स एक बार सुनने हैं, जूम पे सेशन चाहिए, क्या चाहिए। गो ऑन टू द वेबसाइट एंड हैव अ लुक। तो वो आपको इस तरह प्रॉपर गाइडेंस दे देंगे कि क्या क्या है। ठीक है। और क्या क्वेश्चंस थे पार्ट वन के? सर मेरा एक क्वेश्चन है। बीच में कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, मैं पूछ रही थी कि ये यूके नारिक यूके एक्टिव साइट ये क्या है और इसमें हमने क्या करना है। यहाँ तक मुझे समझ आया कि गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट पीएमडीसी हमें देगा। थैंक यू। हाँ, वो आपको, हाँ एग्जैक्टली। तो होता ये कि ये सारी ओआरई की रजिस्ट्रेशन का जो है ना, ये अच्छा पहले उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन अगर आपकी हो गई है, जैसे फॉर ओआरई, तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास 2 साल हैं टू अपीयर फॉर पार्ट वन। ठीक है, 2 साल के अंदर अंदर आपको पार्ट वन देना है। अगर आपने नहीं दिया तो आपकी रजिस्ट्रेशन वेस्ट हो जाएगी एंड यू हैव टू रिपीट द होल साइकिल अगेन। क्या ठीक है, क्योंकि अभी कोई पूछ रहा था ये। तो रजिस्ट्रेशन हो गई, 2 साल है पार्ट वन देने के लिए। पार्ट वन आपने दे दिया, पास हो गया, 5 साल है आपके पास पार्ट टू देने के लिए। अगर आपने पार्ट टू नहीं दिया 5 साल के अंदर तो आपका पार्ट वन भी इनवैलिड हो जाएगा और उसके बाद आप फिर पार्ट वन नहीं दे सकते। आपका ओआरई का चांस गया, खत्म, फिनिश। देन आप यूके में ओआरई दे ही नहीं सकते। 4 अटेम्प्ट्स पार्ट वन के मिलेंगे, 4 अटेम्प्ट्स पार्ट टू के में क्या मिलेंगे। अगर आपने 4 अटेम्प्ट्स के अंदर पार्ट वन पास नहीं किया तो फिर आप कभी भी यूके में ओआरई नहीं दे सकते। आपका वो हो जाता है, खत्म, या फिनिश। ठीक है। और अगर आपका पार्ट वन पास हो गया और पार्ट टू के आपने 4 अटेम्प्ट किया और 4 अटेम्प्ट में पास नहीं हुआ तो भी द गेम इज ओवर। फिर आप ओआरई दे ही नहीं सकते इन लाइफ। इट्स ऑल ओवर। तो उन लोगों ने 4 4 अटेम्प्ट कह रहे हैं कि अगर 4 अटेम्प्ट में आपने पास नहीं किया तो उनको लगता है कि यू आर नॉट क्या केपेबल टू बी क्या डेंटिस्ट, अगर आपने 4 अटेम्प्ट के अंदर भी एग्जाम नहीं निकाले। ठीक है, ये चीज को आप लोग माइंड में रखिएगा। ठीक है। ठीक है। दूसरा सवाल था कि जैसे यूके एक्टिस क्या है। ठीक है, यूके एक्टिस इज बेसिकली एक साइट है। अगर आप जाएंगे क्या गूगल के ऊपर, तो इनकी एक प्रॉपर साइट है। उसके ऊपर खाली आपको अपनी डिग्री और अपनी कंसोलिडेटेड मार्कशीट लगानी है। वो अपलोड क्या करनी है, फी देनी है, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं। उनके कहने का मतलब ये कि हमारी जो डिग्री है वो उनके लेवल के ऊपर है। तो वो आपको एक सर्टिफिकेट बना के देंगे कि यस, जो आपने जो बीडीएस पाकिस्तान से किया है वो हमारे यूके इक्विवेलेंट, हमारी यूके की डिग्री के इक्विवेलेंट है। तो वो आपको एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बना के देंगे। तो दैट इज रिक्वायर्ड, दैट इज वन ऑफ द रजिस्ट्रेशन की डॉक्यूमेंटेशन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बगैर रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगी। उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अगर आपने ये डॉक्यूमेंट सारे देंगे तो ही आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, जिसके अंदर एक ये पीएमडीसी का गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट है, यूके एक्टिस है, आपकी एटेस्टेट जो एटेस्टेशन जो है डॉक्यूमेंट्स के वो हैं। ठीक है। और ठीक है, किसी ने पूछा कि ये इक्विवेलेंस का जो सर्टिफिकेट बनेगा यू एक्टिस, ये वैलिड फॉर लाइफ है। ठीक है, ये एक्सपायर नहीं होता। ये आपने एक बार बना लिया तो बना लिया, दिस इज वैलिड फॉर लाइफ। आइल्स की एक्सपायरी 2 साल की है, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि अगर आपने किया है तो 2 साल के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, वरना आइल्स भी एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है। अम, उसके बाद क्या, ठीक है, इसके बाद पार्ट, हाँ ये हो गया। अच्छा, अटेस्टेशन की वो मुझसे पूछ रहे हैं। अब देखें, मैं जहाँ से मैंने किया था मैं उसका बता सकता हूँ। मैं कराची से हूँ तो मुझे वहाँ का पता है कि फेज टू में एक जगह है क्या, क्राउन डॉक्यूमेंटेशन के नाम से। फेज टू में क्या मैकडोनल्ड्स है एक। अब आई डोंट नो कौन कौन क्या कराची से है, बट क्योंकि मैं वहाँ से हूँ मुझे वहाँ का पता है। हर सिटी में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, मुल्तान में, देयर एवरीवेयर, जहाँ पे हर जगह पे ये अटेस्टेशन के डॉक्यूमेंट्स ऑफिसर्स हैं। लेकिन जस्ट मेक श्योर कि वो एक प्रॉपर शॉप होनी चाहिए जिनका एड्रेस
भी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि हम लोग बहुत सी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे वो एड्रेस प्रॉपर नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से रिजेक्ट हो जाता है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग प्रॉपर जगह पे जाएं, जो कि प्रॉपर बंदे जहाँ बैठे हों, जो प्रॉपर स्टैंप लगा रहे हों, जो अपना नाम लिखें, अपना एड्रेस लिखें, फोन नंबर लिखें, ठीक है। और स्टैम्प भी प्रॉपर होना चाहिए जिसके अंदर उनकी शॉप का नाम भी आ रहा हो कि शॉप का नाम क्या है, ठीक है। शॉप का नाम, बंदे का नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें लिखी होनी चाहिए, तो ही आपका एक्सेप्ट होगा, वरना नहीं होगा। पार्ट 2 के लिए नहीं, आपको दोबारा आइल्स देने की जरूरत नहीं है, आपने पार्ट 1 के लिए दिया है। पार्ट 1 के देने के बाद आपको पूरे साइकिल के अंदर पार्ट 2 तक आपको आइल्स देने की जरूरत नहीं है फिर से, ठीक है। और पार्ट 2 भी पास क्या करने के बाद फुल रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको आइल्स नहीं चाहिए। आपको आइल्स पर उसके बाद चाहिए होता है जब आपको अपनी 1 साल की जो हाउस जॉब होती है यहाँ पे, आफ्टर व्हेन यू पास ओवर पार्ट 2, तो यहाँ पे भी यू हैव टू डू सर्टेन मंथ्स ऑफ हाउस जॉब। पहले तो ये होता था कि अब आपको 1 साल की हाउस जॉब देते थे, अब वो रूल्स थोड़े से चेंज हो गए हैं। अब इन लोगों ने क्या किया है कि इन लोगों ने आपके एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर ये आपको बताएंगे कि हाउ लॉन्ग योर हाउस जॉब शुड बी। इट कैन बी 3 months, इट कैन बी 6 months, इट कैन बी 1 year, इट कैन बी 2 years, डिपेंडिंग कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। अगर आपने पिछले 5-6 साल से डेंटिस्ट्री नहीं की है बिल्कुल, और आप यूके में हैं, तो आपको ये 2 साल की भी हाउस जॉब दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज को अपने दिमाग में रखना है कि आपकी एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी हाउस जॉब क्या डिसाइड होगी। यहाँ पे क्या पैनल बैठता है, और वो क्या पैनल बैठ के डिसाइड ये करता है कि आप आपने 3 साल की हाउस जॉब, 3 महीने की हाउस जॉब करनी है, 6 महीने करनी है। अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, उसको 3 महीने की लगी है। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो अकॉर्डिंग टू देम दे थॉट कि आप 3 महीने की हाउस जॉब क्या करें, दैट्स इट। मैं एक बंदी को भी जानता हूँ जिसकी 18 months की लगी है। तो 1 year, एंड सो आपकी एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है ये। एनी अदर क्या क्वेश्चंस? अच्छा, लोग पूछ रहे हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कितना टाइम लगता है। अगेन आई डोंट नो। हमारे टाइम पे 28 days होता था, 28 days के अंदर जवाब आ जाता था। लेकिन अभी सुना है कि ये लोग थोड़े अच्छी खासी एप्लीकेशंस बहुत सारी आ गई हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया है। तो इसलिए अब लोगों को 3 महीने भी लग रहे हैं, 4 महीने भी लग रहे हैं। तो ये इंटायरली डिपेंड्स उनके ऊपर, इसका मैं कोई एग्जैक्ट टाइम फ्रेम आपको नहीं दे सकता। बहुत से लोगों का महीने में भी आ गया है, बहुत से लोगों का 3 महीने में भी आया है, एक बंदे को 6 महीने भी लग गए थे। अब उसके अंदर कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, लोग क्या खुल के बात बताते नहीं हैं, शायद डॉक्यूमेंट नहीं भिजवाए होंगे क्या कंप्लीट। तो वो बैक एंड फोर्थ के अंदर जब आपको ईमेल भेजते हैं कि आपका हमें ये डॉक्यूमेंट नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो ये प्रॉब्लम भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली हमारे टाइम पे 5 साल पहले जब मैंने किया था, 1 महीना लगता था। एनी अदर क्वेश्चंस? Yes, sir. Sir, there's one question from a candidate. He's asking that his UK NRIC is 12 years old. Is it valid or he has to apply it again? यूके व्हाट? Just a second. यूके नैरिक? Yes, I say I believe you can narrate ही होगा। हाँ, यूके नैरिक की है तो वो वैलिड फॉर लाइफ है, वो एक ही बार क्या बनाना होता है, दैट्स इट। उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। तो मुझे खुद तकरीबन मैंने 2018 में बनाया था, मैं आज तक जो मेरा यूज होता है तो वही होता है। तो मुझे भी तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं, तो वही यूज हो रहा है, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। Okay, perfect, sir. Sir, another question, that you plan pathway to get registered with GDC. If you can tell us about that. अबाउट व्हाट? You plan pathway to get registered with GDC. वही वही बात है, इसका भी कोई स्ट्रेट आंसर नहीं है, क्योंकि आई थिंक एक एक यूनिवर्सिटी थी जिन्होंने कहा था कि अगर आप 2 साल हमारे पास यहाँ के आप पढ़ लेते हैं तो हम आपको रजिस्ट्रेशन दे देंगे। लेकिन मेरी नॉलेज में अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है जो उस पाथवे के थ्रू गया हो और फुल रजिस्ट्रेशन मिली हो। तो मेरी नॉलेज में तो नहीं है, क्योंकि अमेरिका में नॉर्मली यही होता है कि जब आप नेशनल बोर्ड के एग्जाम दे देते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, अब तो खैर वो हो गया, मर्ज हो गया, तो नाउ इट्स 1 पार्ट। तो आपने जब वो नेशनल बोर्ड दिया तो उसके बाद फिर आपको 2 साल वहाँ पढ़ना पड़ता है, और फिर आपको यू कैन वर्क एज ए डेंटिस्ट। तो इन्होंने कोशिश की थी कि हम भी वो सिस्टम यहाँ लाएं। तो आप अपार्ट फ्रॉम कि अगर आप ओआरई का एग्जाम दें तो आप बस आप ये 2 साल पढ़ लें तो आपको मिल जाएगा। लेकिन जीडीसी ने साफ लिखा हुआ है कि ये होने के बाद भी 100% हम श्योर नहीं है कि हम देंगे या नहीं देंगे।
Okay. ठीक है, तो इसलिए हाँ, इसलिए आई थिंक इट्स अ बिग रिस्क एट द मोमेंट। अगर बाद में चीजें क्लियर होती हैं तो ये एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि 2-3 लोगों ने पहले भी पूछा था, लेकिन मेरी नॉलेज में कोई भी नहीं है जिसको अभी तक मिला हो। Okay. Sir, Okay. there's one Okay. candidate who is asking that she wants to know about the registration process as she is unable to create her ID due to postal code issue as they're not accepting Pakistani location. So what यस, you can, yes, what she can do ठीक है। about this? ये भी एक बहुत ही क्या कॉमन प्रॉब्लम है। मुझे बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं कि हमारा पोस्ट कोड एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा भी नहीं किया था। तो इसमें होता ये कि आपको ईमेल भेजना पड़ता है जीडीसी को, तो दे डू इट फॉर यू। आप क्या करते हो कि आप उनको ईमेल भेजते हो, आप उसको ईमेल में सिर्फ ये लिखते हो, उनका एक ईमेल एड्रेस है assessments@gdc-uk.org। तो अगर किसी को चाहिए होगा मुझे बता देना, मैं वो ईमेल एड्रेस भेज दूंगा। तो उसके अंदर आप उनको ईमेल पे भेजते हो, उनको पूरा थोड़ा सा डिस्क्राइब क्या करके लिखते हो कि आई एम ट्राइंग टू रजिस्टर, या मैं ई जीडीसी अकाउंट बनाना चाह रही हूँ, बट ड्यू टू दिस रीजन जो है ना, मेरा वो आगे प्रोसीड नहीं कर रहा है क्योंकि पोस्ट कोड एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो अगर आप अपना प्रॉपर डिटेल्स उसी ईमेल में लिख दें, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, क्या पोस्ट कोड, आप क्यों ई जीडीसी अकाउंट क्या बनाना चाह रहे हैं, तो दे डू इट फॉर यू। और वो जैसे ही बन जाएगा, दे ईमेल यू कि अब आप जाके अपना ई जीडीसी अकाउंट खोल सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल इशू है, ये एक इंडिविजुअल का नहीं है, क्योंकि हमारा पोस्ट कोड इंटरनेशनल है। तो यहाँ के पोस्ट कोड और हमारे पोस्ट कोड में फर्क बहुत है। इनके इनके 5-6 क्या डिजिट्स होते हैं, जिसमें लेटर भी हैं, अल्फाबेट्स भी होते हैं, तो इनका थोड़ा अलग है। तो इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन अगर आप उनको ईमेल भेजेंगे वो आपको खुद ही बना के दे देंगे। Okay, wonderful. Sir, another question that she wants to know about the fee structure, like you have to pay full payment in advance or we can pay it at the time of seat reservation, like फॉर पार्ट 1, पार्ट 2? part 1. पार्ट पार्ट 1 के अभी जो फीस है वो £807 है, ठीक है। अब जब आपको पहले से देने की जरूरत नहीं होती है, जब सीट रिजर्वेशन क्या खुलती है तो ये आपको देखो, वंस यू आर रजिस्टर्ड इन द जीडीसी, तो उसके बाद आप उनकी लिस्ट में ऑलरेडी ऐड हो जाते हो। तो जब पार्ट 1 की डेट्स, फॉर एग्जांपल अगर अगस्त की अभी 12 और 15 अगस्त को हो रहा है एग्जाम, 12, 13, 14, 15, चार दिन का होता है, या ठीक है, 2 दिन एक होता है ग्रुप और 2 दिन एक होता है, क्योंकि 600 लोग है ना, तो ज़ाहिर है एक दिन में 600 लोग तो केटर नहीं हो सकते। तो उन लोगों ने 300 डे 1 और डे 2, और फिर 300 डे 4 और डे 3 और क्या डे 4, तो इन लोगों ने 2 में डिवाइड किया हुआ है। तो इस तरह किया हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम्स जो हैं वो तकरीबन 1.5 महीना पहले ये लोग डेट्स क्या खोलते हैं। फॉर एग्जांपल अभी इनकी जो खुली थी फॉर अगस्त वो 20 जून थी, अभी तकरीबन क्या 10 दिन पहले। तो ये आपको पहले ही ईमेल भेज देंगे तकरीबन 10-15 डेज पहले कि इस डेट पे हम लोग एग्जाम की डेट्स खोलने वाले हैं, फॉर योर बुकिंग। और यूजली 2:30 बजे होता है यूके टाइम। 2:30 बजे हुआ तो आप लोग के तकरीबन आई थिंक 6:30 बजे होंगे शाम के। तो यू हैव टू बी ऑन द क्या क्या कंप्यूटर, मेक श्योर कि आप लोग के इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छे होने चाहिए। वाईफाई ना हो तो बेहतर है, अगर आपको क्या केबल वाला हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो हमेशा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू वाईफाई। ऐसा नहीं है कि वाईफाई पे होता ही नहीं है, हो जाता है, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छी स्पीड है तो इट्स फाइन। वरना द सेकंड ऑप्शन इज कि अगर आप किसी क्या केबल नेट को यूज क्या कर लें तो ज्यादा बेहतर है। तो जैसे इन लोगों ने आपको बोला है कि 2:30 करने ने टाइम दिया है कि एग्जाम की डेट खुलेगी, अच्छा, अब बुकिंग के लिए यू हैव टू बी रियली फास्ट, यू हैव टू बी रियली रियली फास्ट, क्योंकि 1 सेकंड के अंदर 300 सीट्स होती हैं फुल, 1 सेकंड, एंड यू हैव टू बी द फर्स्ट वन इन दैट 1 सेकंड। सही है, क्यों अगर आपने 2 सेकंड या 3 सेकंड हो गए, 95% चांसेस कि आपको सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इस डेट का वेट क्या कर रहे होते हैं। इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, इट्स इंडिया, इट्स बांग्लादेश, इट्स पीपल फ्रॉम द क्या मिडल ईस्ट, दुबई है, क्या कतर है, पूरे मिडल ईस्ट है, पूरा साउथ अमेरिका है, ब्राजील है, तो साउथ अमेरिका पूरा, मिडल ईस्ट पूरा, फिर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, उसके बाद फिर क्या मलेशिया, ये सारे, तो इतने सारे लोग अगर 600 के लिए यू आर फाइटिंग फॉर द सीट, चांसेस आर रियली लो। तो यू हैव टू बी रियली फास्ट। जैसे ही फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में 6:30 बजे का टाइम है, तो 6 क्या 29 और 58 क्या सेकंड होगा, आपको पता है 2 सेकंड रहते हैं, तो यू हैव टू रिफ्रेश द पेज 2 सेकंड में। और जैसे ही क्या बुक का बटन आएगा, यू हैव टू प्रेस विद इन दैट क्या सेकंड। अगर आपने 3-4 सेकंड किया तो देयर इज नो पॉइंट, आपको सीट नहीं मिलेगी। तो ये प्रॉब्लम है एक, सीट्स बहुत से लोगों को मिलती है, बहुत से लोगों को नहीं मिलती है। जब तक 200 सीट्स थी तब तो चांसेस बहुत ही लो थे,
क्योंकि जाहिर सी बात है ना, इमेजिन कि इतने वर्ल्ड में से इतने लोग आर अप्लाइंग फॉर द सीट और सिर्फ 200 सीट्स हैं। अब तो इन लोगों ने फिर भी इंक्रीज करके 600 किया है, तो देयर आर मोर चांसेस। अब मैं सुन रहा हूँ कि ज्यादा लोगों को सीट्स मिल रही हैं। अब पहले तो ये होता था कि यार 100 लोगों में से 80 को सीट्स नहीं मिली। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो ये एक प्रॉब्लम था। लेकिन अब उन लोगों ने सीट्स बढ़ाई हैं, तो देयर आर मोर चांसेस फॉर यू टू क्या गेट इन, लेकिन यू हैव टू बी रियली फास्ट। दैट 1 सेकेंड इज द टाइम चेंजिंग थिंग, कि आपकी लक उसी 1 सेकेंड पर डिपेंड करती है। तो यू हैव टू बी रियली फास्ट। Okay, sir. Sir, one another question, that is there any clinical experience required for applying for ORE Part 1, or just house job is the only thing we need? Because you said they are going to allow us house job there, like after ORE Part 2, like some people cannot understand that part. If you can elaborate that more. देखो, पार्ट 1 के लिए कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए है। पार्ट 1 के लिए उनको सिर्फ आपकी हाउस जॉब चाहिए, दैट्स इट। हाउस जॉब भी बेसिकली उनको नहीं चाहिए, उनको खाली गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट चाहिए। अब ऑब्वियसली वो जो सर्टिफिकेट है वो आपको सिर्फ उस वक्त ही मिलेगा जब आपने 6 मंथ्स की अपनी हाउस जॉब की होगी। उससे पहले पीएमडीसी ये देता ही नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो आपकी 6 मंथ्स की जब हाउस जॉब हो गई होगी, तो ही आपको पीएमडीसी वो देगा। ठीक है, जब आपने ये किया तो उनको आपके एक्सपीरियंस से, इन चीज़ों से कोई वो नहीं है। ठीक है, अब आपने सिर्फ एग्जाम को रजिस्टर करना है, आपको जाके एग्जाम देना है। जीडीसी को बस सिर्फ ये है कि आप ऑलरेडी डेंटिस्ट होने चाहिए हो। उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि आपकी 2 सप्लीज आई हैं या 4 आई हैं, तो आप लो हो गए हैं, या जिनकी डिस्टिंक्शन आई है वो हाई हो गए, दे डोंट केयर। उनको आपकी डिग्री से मतलब है कि इन दी एंड आप मुझे खाली क्या डिग्री दिखा दें कि आपने डेंटिस्ट्री पास की हुई है या नहीं। दे डोंट केयर अबाउट योर डिस्टिंक्शन, दे डोंट केयर अबाउट योर सप्ली, दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। आपने बस वो किया, उसके बाद आपने वो किया। हाँ, हाउस जॉब जो है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 जब दोनों पास हो जाएंगे, पास होने के बाद फिर आपको जो है ना, यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि PLBE ट्रेनिंग होती है, जिसको ये लोग हाउस जॉब भी कहते हैं। लेकिन अगेन ये 1 ईयर की कंटिन्यूस नहीं है, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस उसके ऊपर बेस्ड होकर ये आपको बताएंगे कि वो आपकी हाउस जॉब 3 महीने की है, 6 की है, साल की है, 2 साल की है, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस वो आपको खुद ही बताएंगे क्या करना है। लेकिन वो क्या करना जरूरी है, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसी के बाद ही फिर आप NHS के पेशेंट्स देख सकते हैं। Okay, sir. Sir, most of the participants are asking for the ORE versus LDS. If you can tell us something about that, how they are differentiated, like and which exam is like more proficient and how we can give it. अच्छा, अब देखिए, ORE का भी वही एम है और LDS का भी वही एम है। ठीक है, ORE जो है वो जनरल डेंटल काउंसिल की क्या तरफ से होता है, और LDS जो है वो रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन की क्या तरफ से होता है। दोनों को पास क्या करने के बाद यू कैन प्रैक्टिस क्या डेंटिस्ट्री। आप डेंटिस्ट्री यू कैन प्रैक्टिस कर सकते हैं। होता ये है कि बहुत से लोग, अगर जिन लोगों ने ORE 1 दिया, 4 अटेम्प्ट पे उनका पास नहीं हुआ, या ये परसेंटेज बहुत ही लो है। मेरी नॉलेज में मैंने ऐसे लोग नहीं देखे कि जिन्होंने 4 अटेम्प्ट के अंदर भी कोई भी पार्ट पास ना किया हो। ये तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ORE 1 आपने दिया, पार्ट 1 वो पास नहीं हुआ, फिर आपने फिर से दिया, नहीं हुआ, तो अगर आप ORE से एप्लीकेबल नहीं रहते हैं, अगर 4 अटेम्प्ट पास नहीं किया आपने, तो ऑब्वियसली फिर आप ORE दे ही नहीं सकते। देन यू हैव एन ऑप्शन ऑफ LDS। तो लेकिन जो लॉन्ग हिस्ट्री जो ज्यादा पॉपुलर है वो ORE है, क्योंकि इस एग्जाम की हिस्ट्री बहुत है। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये बहुत पहले से हो रहा है। LDS थोड़ा न्यू है, थोड़ा सा लोग बोलते हैं कि आसान है। आई डोंट नो, मैंने LDS क्या दिया नहीं है। मेरे क्या कुछ दोस्तों ने दिया है, वो कहते हैं कि आसान है, क्या कुछ लोग कह रहे हैं एग्जैक्टली ORE जैसा ही है। तो अब क्योंकि मैंने ये LDS क्या दिया नहीं है, तो मेरा एक्सपीरियंस उस साइड पे नहीं है। बस मुझे ये पता है कि उसके अंदर बस आपको एडवांटेज ये हो जाता है ORE के अंदर, ये है कि हर चीज जो है ना साथ साथ है। जैसे आपने पार्ट 1 दिया, उसके बाद फिर आपने पार्ट 2 के अंदर आपको लगातार, आपको ये 3 दिन का जो एग्जाम है ये लगातार है। LDS के अंदर फायदा ये होता है कि वो 3 पार्ट्स में है। जैसे पार्ट 1 आपने दिया थ्योरी, उसके बाद पार्ट 2 आपने दिया, तो जैसे उसके अंदर उन लोगों ने क्या डिवाइड क्या किया हुआ है कि आपने एक टाइम पे ऑस्की दिया, उसके बाद थोड़े टाइम का गैप दे के आपने फिर क्या मैनेकिन दिया। तो उसमें ये हो जाता है कि उनके एग्जाम्स के बीच में गैप्स हैं। ORE के अंदर ये नहीं है। ORE के अंदर ये है कि बस आपने अगर ORE पार्ट 2 दे रहे हो, तो वो लगातार 3 दिन का एग्जाम है। आपको एक दिन ऑस्की, एक दिन मैनिकिन, एक दिन DTP और ME, तो उनका 3 दिन लगातार है। LDS के अंदर ये है कि उनके एग्जाम्स हर पार्ट के बीच में गैप्स हैं, 3 महीने के, 4 महीने के, इस तरह के हैं। लेकिन अगेन उसके अंदर भी यही प्रॉब्लम है कि बुकिंग बहुत से लोगों को नहीं मिलती।
क्योंकि वो भी इस तरह ही है कि आपने बाय लक है। तो ये कि वो खुद ही आप जब अप्लाई क्या करते हो तो उसमें अगर आपका लक निकला तो आपको सीट मिल गई, नहीं मिली तो नहीं मिली। तो ये चांसेस दोनों साइड पे, लेकिन दोनों पास करने के बाद आप डेंटिस्ट्री यूके में क्या कर सकते हैं, आपकी पर्सनल चॉइस है, यू वांट टू डू व्हाटएवर। ओके सर। सर ओआरई पार्ट 2 और पार्ट 1 और पार्ट 2 के दरमियान में गैप कितना होना चाहिए? इज देयर एनी गाइडलाइंस जो हमें बताई हो, या वी कैन गिव इट जितना भी हो? ये सवाल अच्छा है। मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरे खुद पार्ट 1 और 2 के अंदर 5 साल का गैप था, जो कि होना नहीं चाहिए था, बट ड्यू टू बहुत सारे इश्यूज थे। क्योंकि एक तो जब मैं यूके में था 2019 के अंदर मैंने पार्ट 1 दिया था। उसके बाद फिर अनफॉर्चुनेटली क्या कोविड हैपेंड, उसने फिर ये ओआरई की एग्जाम्स ही शट डाउन हो गए थे फॉर 2 इयर्स। तो उसमें हमारा टाइम काफ़ी लूज हो गया। फिर मसला ये हुआ था कि मैं यूके में था, फिर मैं वापस पाकिस्तान आ गया था, फिर मैं वापस वापस आया यूके। तो उसके अंदर मेरी शिफ्टिंग के अंदर भी काफ़ी मसले हो गए थे, तो मुझे टोटल 5 साल लग गया दोनों ईयर में। या कोविड की वजह से 2 साल वेस्ट हुए, तो अगर हम उसको काउंट ना करें तो मुझे क्या 3 साल लगे। ठीक है, लेकिन आई वुड से कि जितना जल्दी दे दो तो बेहतर है। मेरे बहुत से दोस्त हैं क्या लिटरली जिन्होंने अप्रैल में पार्ट 1 दिया और सितंबर में पार्ट 2 दिया, उनका पास भी हो गया इन द सेम ईयर। तो ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं हम खुद 3-4 साल के बाद देना चाहते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन है। लेकिन जितना जल्दी दोगे उतना बेहतर है, उतना ज्यादा प्रॉब्लम्स आर लेस, क्योंकि रूल्स चेंज होते रहते हैं इनके। कभी एक है, फिर थोड़े दिन के बाद कुछ और हो जाएगा। तो बेहतर है कि जितना जल्दी हो सके दे दें। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही साल में दोनों दे दें, और स्पेशली ये उन लोगों के लिए फिजिबल बिल्कुल भी नहीं है जो पाकिस्तान में है। क्या कीपिंग इन माइंड के पाउंड का रेट क्या कहाँ जा रहा है, उसके बाद फिर आपको ऑल द वे पाकिस्तान से यूके आना है कोर्सेज लेने के लिए, एंड देन कोर्सेज लेने के बाद आपको फिर वापस पाकिस्तान जाना है, फिर आना है। तो आई अंडरस्टैंड कि मनी इज एन इशू एंड इट इज़ अ सीरियस इशू, क्योंकि पाउंड 350 अभी मेरे ख्याल से 350 355 क्या चल रहा है। तो आई डोंट ब्लेम एनी वन, आई टोटली अंडरस्टैंड के रेट्स आए हैं, जाहिर सी बात है पैसा इज अ मेन फैक्टर। इतना आसान नहीं होता कि आप यूके आए, आप कोर्सेज करें, फिर वापस जाएं, यहाँ पे आप आए, होटल के भी पैसे दें, फिर ये क्या कोर्सेज भी अच्छे खासे एक्सपेंसिव हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इस फैक्टर को आप दिमाग में रखें तो आई थिंक अगर आप विद इन 3 साल के अंदर अगर आप दोनों पार्ट्स दे देते हैं तो ठीक है। क्या 3 साल भी कोई इतना क्या बुरा टाइम नहीं है। लेकिन जो लोग यूके में रह रहे हैं और जिनके पास जो मेन लंदन में रह रहे हैं, जिनके लिए ट्रैवलिंग भी इतना ज्यादा इशू नहीं है, या जो लोग अगर पाउंड्स में ही दे आर अर्निंग, तो उनके लिए आई वुड से कि जितना जल्दी दे सकें, 1 साल का टाइम फ्रेम के अंदर दे दें तो उतना बेहतर है। लेकिन जो लोग दूर से आ रहे हैं उनका अंडरस्टैंडेबल है, तो वो अगर 3 साल में भी देते हैं तो कोई इसमें लॉस नहीं है। लाइक आई वुड से कि स्टिल इट्स हाई अचीवमेंट 3 साल के अंदर भी। और जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया होगा पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर, लिटरली वो सारा पैसा आप 4-5 महीने में एज अ डेंटिस्ट यहाँ पे क्या कमा के आप उतना पैसा वापस बना सकते हैं। 3-4 महीने की बात है। Okay, sir. Sir, some of them are asking if what will be the travel expense in Pakistani rupees अगर आप प्लान करते हो ORE पार्ट 1 देने के लिए। तो ट्रैवल एक्सपेंस हो गया आपका, वहाँ स्टेइंग हो गया, सारी चीज़ों को कंसिडर, ORE एग्जाम हो गया, इन सबको कंसिडर करते हुए अगर आप पाकिस्तानी रुपीस की बात करें तो अमाउंट कितना अंदाजन हो जाता है? अब अगेन ये भी बहुत हर क्या किसी का लाइफस्टाइल अलग होता है। अब इट डिपेंड्स कि हाउ मच आर यू रेडी टू कॉम्प्रोमाइज वेयर यू लिव, वेयर यू स्टे। आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप खाने पे कितना कॉम्प्रोमाइज क्या करते हो, कितना नहीं करते हो। तो ये एक इंडिविजुअली तो अब मैं हर किसी का नहीं बता सकता। लेकिन ओवरऑल जो हम लोगों ने एक आइडिया बनाया था, जो एक टाइम पे 20-25 लाख में काम हो रहा था, अब वो तकरीबन, क्योंकि पाउंड ऊपर क्या चला गया है, कुछ चीजें भी महंगी हो गई हैं, तो तकरीबन 45 या 50 लैक्स का बनता है ये पूरा पार्ट 1 पार्ट 2, आना जाना, होटलिंग वोटलिंग। तो रफली अराउंड 50 लैक्स का गेम है। लेकिन अगेन ये ऐसा नहीं है कि आपने एक ही टाइम पे 50 लैक्स क्या देने हैं। जाहिर सी बात है पार्ट 1 आप देंगे, पहले उसके लिए क्या पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आप कोर्सेज लेने आएंगे। तो ओवर द कोर्स ऑफ क्या 3 या 4 साल ये 50 लैक्स की इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आप आराम से आ जाते हैं इधर, तो वही बात है कि टू रिकवर दिस मनी आपको सिर्फ 3-4 महीने लगेंगे, दैट्स इट। ये सारा पैसा आपका रिकवर हो जाएगा, लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ दैट ईयर। इसीलिए बहुत से लोग बोलते हैं कि हम लोग एक साल में इतना कुछ एक्सपेंस नहीं कर सकते, क्योंकि 50 लाख इज अ बिग अमाउंट, छोटी अमाउंट नहीं है। और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री क्या करता हूँ कि अगर 3 साल तो मैंने एक टाइम फ्रेम दिया है। लोग
को 5 साल भी लग जाते हैं, एंड आई थिंक इट्स टोटली ओके एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग समवेयर। अगर आप पाकिस्तान में भी काम क्या कर रहे हैं, आप पैसा बना रहे हैं, तो आपका लॉस नहीं है। अगर आप 5 साल का भी टाइम पीरियड ले लेते हैं टू पास ORE 1 and 2, तो वो भी आपका लॉस नहीं है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी वर्किंग। हाँ, अगर आप बिल्कुल ही काम नहीं क्या कर रहे हैं और बिल्कुल ही फारिग बैठे हुए हैं, और फिर अगर आपका इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, तो दैट्स एन इशू। क्योंकि सीवी में अगर आपकी वर्किंग गैप है, तो ये भी GDC को पसंद नहीं है कि आपका वर्किंग गैप क्यों आ गया। तो ये एक्सक्यूज कि मैं एग्जाम के लिए पढ़ रहा था, ये एक्सक्यूज अच्छा खासा एक्सक्यूज नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से गैप सीवी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग आपसे हर चीज पे सवाल उठाएंगे कि यहाँ पे इतना गैप क्यों है, यहाँ पे इतना गैप क्यों है। अगर आप कहेंगे कि मैं एग्जाम के लिए पढ़ रहा था, तो वो बोलेंगे तो क्या मतलब, एग्जाम के लिए पढ़ रहे थे तो क्या काम भी तो हर कोई है जो कि साथ में काम भी क्या कर रहा होता है। तो 1-2 महीने का गैप इज अंडरस्टैंडेबल, लेकिन साल 1.5 साल का गैप या 2 साल का गैप क्योंकि मैं पढ़ रहा था, तो ये एडवाइजेबल नहीं होगा। तो आई वुड से कि टाइम आप क्या जितना लेना चाहते हैं ले लें। 5 साल का टाइम आपको पार्ट 1 पास करने के बाद 5 साल का टाइम मिलेगा टू क्लियर पार्ट 2। अब अगर मनी इज द इशू, तो आप 5 साल भी ले सकते हैं। अगर मनी इज नॉट एन इशू, तो आप साल भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं ठीक है, हम कोई बीच में कुछ ढूंढना चाह रहे हैं, तो क्या 3 साल आई वुड से आइडियली इज द राइट टाइम फॉर बोथ पार्ट्स। Okay, sir. Thank you so much, sir, for your time and extensive time period. Aapka for PDSA, we really acknowledge that, sir. Just last thing from our side, if Yes. there would be any advice to the people who are aspiring for going abroad right after they have job, or how they should be, if you can conclude it with your experience and expertise, that would be great. And one thing more, Zaida, I want to ask. Sorry to interrupt you. Can you hear me, sir? यस, लेकिन आवाज बहुत हल्की आ रही है एक्चुअली। The question is, like, what are the job opportunities after ORE? Like, keeping in mind the taxes and the situation in UK. Like, बहुत सारे Asian जो है settle हो चुके हैं अब UK में. So, would you recommend more people to go for it? और like आप मुझे थोड़ा सा इस बारे में गाइड कर दें कि अगर ORE हम अब दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर अ फ्रेश ग्रेजुएट, तो जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज आगे वहां पे अवेलेबल होंगी इन लाइक नेक्स्ट 2-3-4 years? सो वुड यू रेकमेंड कि हम इस चीज की तरफ वैसे तो वैसे अपना पर्सनल इंटरेस्ट और ओपिनियन है, ये बात तो है, लेकिन आपका क्या इस बारे में, लाइक हाउ डू यू सी इट? क्योंकि मेनी पीपल आर आस्किंग और एक्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो इररेलेवेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस के बीच में चले गए। तो ये एक बहुत मेन क्वेश्चन था मेरी नज़र में कि लाइक व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज, हमें इस तरफ अब जाना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि सेचुरेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गई है यूके में एशियंस की। तो लाइक इस तरफ जाना सूटेबल भी है, अगर किसी के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो व्हाई शुड बी सिलेक्ट हुआरी? अच्छा, ओके। पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे डेंटिस्ट की शॉर्टेज है अभी इस वक्त। दे वांट एज मेनी डेंटिस्ट एज क्या पॉसिबल इन द यूके। अभी की मैं बात कर रहा हूँ, इतनी जॉब्स अवेलेबल हैं, इतनी जॉब्स अवेलेबल हैं कि दे आर डाइंग के कोई डेंटिस्ट बाहर से भी आते रहे। लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड दे वांट डेंटिस्ट। इनके NHS का सिचुएशन काफी डाउन हुई है। तो अभी इस वक्त ये लोग बहुत बड़े प्रॉब्लम में है, क्योंकि ये लोग शॉर्टेज में है। इनको डेंटिस्ट इतने चाहिए, इतने इन्फ्लक्स ऑफ इनको डेंटिस्ट की जरूरत है कि मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। इतनी जॉब्स अवेलेबल हैं फिलहाल। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर मतलब वैसे ही सारे स्मार्ट बच्चे हैं, लेकिन अगर आप बहुत स्मार्टली सोचो, दिस इज द बेस्ट टाइम ORE देने के लिए। इससे बेहतर टाइम, एंड आई कैन राइट इट डाउन टू यू, कि ये इस साल या नेक्स्ट ईयर में दिस इज द आइडियल टाइम टू गिव ORE। क्योंकि अभी इस वक्त इन लोगों ने एग्जाम, आज से 10 साल पहले एक्सट्रीमली क्या टफ एग्जाम था। पासिंग रेट वाज ओनली 15%। 100 में से सिर्फ क्या 15 लोग पास होते थे। अभी इनका जो एग्जाम का पास रेट चल रहा है वो 75 है। 100 में से 75 स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं। तो दिस इज द आइडियल टाइम। अगर आप लोगों ने अभी एग्जाम नहीं दिया ना, तो फिर बाद में पछतावा बहुत होगा। तो दिस इज द आइडियल टाइम। दे नीड अ लॉट ऑफ केयर डेंटिस्ट। और दूसरा ये कि ये लोग अभी क्या प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन भी खोल रहे हैं फॉर इंटरनेशनल डेंटिस्ट अगले साल से या अगले साल के बाद से। अभी तक इन लोगों ने डिसाइड नहीं किया है, जिसका मतलब ये है कि ये लोग ORE के बगैर ही कुछ डेंटिस्ट को बुलाएंगे यूके ऑल ओवर द वर्ल्ड से।
ठीक है, बुलाएंगे और उनको यहाँ पे सुपरविजन के अंडर ये लोग कह रहे हैं कि आके हमारे साथ काम करो, क्योंकि हमारे पास क्या डेंटिस्ट नहीं है। तो ये हाल है इधर अभी इस वक्त कि इनको डेंटिस्ट चाहिए। तो मैं सबको यही कह रहा हूँ कि दिस इज द बेस्ट टाइम, आइडियल टाइम। ओआरई जितना जल्दी हो सके दे दो, क्योंकि अभी ये लोग सबको पास क्या कर रहे हैं, पासिंग रेट बहुत हाई है। और अगर अभी तुम लोगों ने सही क्या डिसीजन ले लिया तो यकीन मानो तुम लोगों को बाद में कभी भी पछतावा नहीं होगा कि हम लोगों ने इतना लेट क्यों किया या ये किया। तो इसलिए मैं तुम लोगों को ये गाइडेंस भी देना चाह रहा था। अच्छा है ये पॉइंट आ गया बीच में कि अभी इस वक्त हाई टाइम है, दिस इज द बेस्ट टाइम। अगर आप लोग स्मार्टली सोचेंगे, इन्वेस्टमेंट का सोचना है, तो अभी इसको जितना जल्दी हो सके एग्जाम निकालें, क्योंकि डेंटिस्ट की शॉर्टेज यहाँ बहुत है। दे नीड अ लॉट ऑफ क्या डेंटिस्ट एट द मोमेंट। मुझे पता है क्योंकि मैं भी काम क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि हर बार कुछ ना कुछ होता है कि हमें डेंटिस्ट की शॉर्टेज हो रही है, डेंटिस्ट चाहिए। मुझसे पूछते रहते हैं आपकी कोई दोस्त है जिन्होंने ओआरई पास किया है नहीं किया है, तो मैं कह रहा हूँ अभी सारे प्रोसेस में ही है, लेकिन बहुत जॉब्स हैं। तो प्लीज अभी इज द राइट टाइम। सर एक और लास्ट क्वेश्चन है सर, अभी अपकमिंग एग्जाम कौन से मंथ में होगा बुकिंग? अभी अगस्त वाली हो गई, अभी 20 जून को क्या 10 दिन पहले हो गई, अब होगी अप्रैल 2025। अप्रैल 2025 की जो डेट्स खुलेंगी वो खुलेंगी इन फेब। ठीक है, तो अभी फरवरी में डेट्स ओपन होंगी फॉर अप्रैल 2025। तो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं की है, जिन लोगों की हाउस जॉब 6 मंथ्स की हो गई है या पूरी कंप्लीट हो गई है, दे कैन अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन एज सुन एज पॉसिबल। मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, मैं क्वाइट एक्टिव इंस्टाग्राम पे रहता हूँ। तो द थिंग इज कि तुम में से जितने लोग भी हैं जो मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं है, दे कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन दे वांट, जस्ट ऐड मी अप देयर। और कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं। अच्छा, एक चीज मैं खाली कहना चाहता हूँ कि प्लीज इसमें कोई ये नहीं है कि देयर इज अ स्टूपिड क्वेश्चन और एनीथिंग। हम लोग भी अपने जब एज में थे, जब हमें कुछ नॉलेज नहीं थी, तो देयर इज नो सच थिंग एज स्टूपिड क्वेश्चंस। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई स्टूपिड क्वेश्चंस क्यों पूछ रहा है, ऐसी कोई चीज नहीं होती है। एवरी क्या क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, चाहे वो सिंपल क्वेश्चन हो, कॉम्प्लिकेटेड हो। द ओनली थिंग आई वांट टू मेक क्या थिंग्स क्लियर इज कि आप एटलीस्ट एक बार जीडीसी की वेबसाइट खोल के सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन वहां से ले लें। क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे ये पूछा कि ओआरई क्या होता है, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर। आई मीन ठीक है, आई एम हैप्पी टू टेल, लेकिन यू आर वेस्टिंग योर टाइम। मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट जीडीसी की वेबसाइट खोल लो, खाली देख लो कि ओआरई की जो उन लोगों ने पहले पेज के ऊपर ही सारी डिस्क्रिप्शन एग्जाम पार्ट 1 पार्ट 2 की लिखी हुई है। आई एम हैप्पी टू हेल्प, मैंने कभी भी किसी को मना नहीं किया, लेकिन जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, ताकि आपका भी टाइम बचे। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि ओआरई का सर फुल फॉर्म क्या है। अब मैं कह रहा था यार, फुल फॉर्म, कम ऑन गाइस, जीडीसी वेबसाइट खोलो, सामने पूरा ओआरई की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, पूरा पेपर ए पेपर बी। उसके बाद फिर कि ओआरई देना जरूरी है यूके के लिए। तो मैंने कहा ऑब्वियसली इट्स अ लाइसेंस एग्जाम, राइट गाइस। तो थोड़ा सा एक जनरल नॉलेज वहां से ले लो। टेक्निकल क्वेश्चंस बहुत होंगे, अभी भी लोगों के दिमाग में यकीन मानो 100 से ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। आई एम हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ देम, लेकिन बेसिक्स जो है ना, थोड़ी तुम लोग उनकी साइट पे पढ़ लो। आई एम ऑलवेज देयर ऑन इंस्टाग्राम, गाइस ऐड मी अप देयर। कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछो, मैं तुम लोगों को सब आंसर किया करने के लिए तैयार हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज लॉन्ग एज यू गाइड नीड माई हेल्प, आई एम ऑलवेज देयर। और मैंने काफी लोगों को पहले भी हेल्प किया है, मैं अभी भी हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि दिस इज द टाइम जहाँ पे तुम लोगों को यू हैव टू शेप अप एवरीथिंग राइट नाउ। अभी नहीं किया तो फिर बाद में बहुत पछताओगे। तो लेट नहीं करो, हम लोग को भी काफी लेट हो गया, लेकिन ठीक है, ऐसा ही है। इट्स ऑल राइट। कभी ना कभी क्या किसी ना किसी को किसी प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स। अब जब मुझे समझ आ गई है या मेरे और दोस्तों को समझ आ गई है, तो हम लोग तुम लोग के लिए हैं। तो कोई प्रॉब्लम है हमें बता दो, मैं इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव हूँ। एवरीबडी नोज, मैं बहुत क्या प्रॉम्प्ट भी हूँ, जल्दी जल्दी मैं आंसर्स भी देता हूँ। तो ऑब्वियसली जब मैं पेशेंट्स पे होता हूँ तो ऑब्वियसली नहीं कर सकता, लेकिन जनरली मैं टाइम निकाल के आंसर बैक क्या कर देता हूँ। तो कोई क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, कुछ भी है मुझसे पूछ लिया करो, ठीक है। ओके सर, मैंने एक क्वेश्चन करना था। अगर इमीडिएट आफ्टर हाउस मास्टर्स आप स्टार्ट करते हो उधर इंग्लैंड में ही, तो इन बिटवीन आप मास्टर्स जो है अगर ओआरई देना चाहो, वो अगर आपकी अप्रैल में हो जाती है, अगर अप्रैल में नहीं तो अगस्त में हो जाती है, तो क्या आप रेकमेंड करते हैं कि ये दोनों काम साथ साथ स्टार्ट करने? मैं जस्ट ये सोच रही थी कि अगर मतलब अप्रैल में मेरी ना हो या अगस्त में मेरी मतलब सीट मेरी बुक ना हो, तो अगर मैं मास्टर्स कर लूँ तो चलो मेरा टाइम ना जाया हो। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? गाइस, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, थोड़ा डिटेल टॉपिक है, लेकिन मैं ओवर द टॉप क्या बता देता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका प्लान क्या है, ठीक है। आप यूके आते हो, मास्टर्स आपने किया,
अब आपको पता है क्या, क्लिनिकल मास्टर्स इतने महंगे हो गए हैं, आराम से 5-6 करोड़ तो लगते ही लगते हैं, ठीक है। डू यू थिंक दैट दैट अमाउंट ऑफ क्या मनी जो आप मास्टर्स में लगा रहे हो और फिर इन दी एंड ओआरई देके आप जनरल डेंटिस्ट बन रहे हो, तो मेरे ख्याल से ये प्लान अच्छा प्लान नहीं है, ठीक है। अगर आपको यूके आना है और आपको एज अ डेंटिस्ट काम करना है, तो व्हाई डू यू वांट टू स्पेंड 5-6 करोड़ रुपए और फिर इन दी एंड आके आप वही काम डेंटिस्ट्री का कर रहे हो जो यू नो आप जब ओआरई का एग्जाम भी दे सकते थे, तो व्हाई डू यू वांट टू स्पेंड दैट अमाउंट ऑफ क्या मनी। सो मेरे ख्याल से यू हैव टू बी अ लिटिल मोर स्मार्ट, ठीक है। स्मार्ट थिंकिंग से ये क्या करना है कि देखिए मास्टर्स, मेरे ख्याल से कोई भी मास्टर इतना वर्थ नहीं है कि जिसके लिए आप इतने क्या पैसे दो, और इन दी एंड अगर आप वही यू नो एज अ मतलब आप ओआरई दे के उसके बाद आप वही एज अ डेंटिस्ट ही काम कर रहे हो, तो फिर आपके मास्टर्स पे इतना पैसा खर्च करने का फायदा क्या हुआ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये कि स्मार्ट थिंकिंग ये है कि आप ओआरई के एग्जाम पहले पार्ट 1 दो, फिर पार्ट 2 दो। पार्ट 2 देने के बाद अगर आप किसी चीज में स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हो, चाहे वो ओरल सर्जरी है, चाहे वो ऑर्थोडोंटिक्स है या रिस्टोरेटिव है, तो इनके ट्रेनिंग पाथवेज होते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि आपने ओआरई 1 दिया, 2 दिया, जो इन्होंने आपको हाउस जॉब का पीरियड दिया आपने वो कंप्लीट किया, उसके बाद फिर आप ट्रेनिंग पाथवे पे जाते हो, तो उल्टा आपकी जेब से पैसे नहीं जाएगा, दे विल पे यू इन द ट्रेनिंग एंड यू बिकम अ कंसल्टेंट। तो ये ज्यादा स्मार्ट प्लान है ना। व्हाई डू वांट टू स्पेंड दैट अमाउंट ऑफ मनी एंड देन गिव ओआरई एंड देन यू से कि यार मैंने इतने पैसे खर्च किया, मैं एज अ जनरल डेंटिस्ट काम कर रहा हूँ। तो यू न्यू दैट कि ऐसा ही होगा। तो अगर आपको ओआरई देने के बाद, सर आप म्यूट हो गए फॉर सम रीजन। आई थिंक वो, हाँ अब सही है, अब मेरी आवाज आ रही यस है। सर, यस सर। हाँ, तो ये Yes, है, sir, तो you are इसलिए आई audible. वुड से कि तो इसलिए आई वुड से कि स्मार्ट थिंकिंग ये होगी कि क्योंकि अब देखिए उल्टा काम मेरे साथ भी हुआ था, मैंने भी वही पहले मास्टर्स किया, उसके बाद फिर मैंने पार्ट 1 दिया, फिर अब जाके मैंने पार्ट 2 दिया। तो ठीक है, मेरा प्लान उस वक्त अलग था, मुझे यूके में रुकना नहीं था, मेरा प्लान था कि मैं मिडिल ईस्ट जाऊंगा ये वो, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे थोड़ा सिस्टम समझ आने लगा, तो मैंने कहा कि चलो एक पार्ट 1 दे के देखते हैं होता है पास नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह 1 गो में हो गया। उसके बाद फिर क्या कोविड हैपेंड एंड दिस एंड दैट, फिर मैं वापस आ गया, फिर मैं वापस आया हूँ, तो अब मैंने पार्ट 2 भी दिया, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो द थिंग इज के अब ये चीज़ है, लेकिन जो बेहतर प्लानिंग मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, क्योंकि यू गाइस आर यंग, अगर तुम लोग को अगर अभी सही गाइडेंस मिल गई तो यू गाइस कैन शेप अप in a way that you guys wanted rather than you wasting money, ठीक है। इफ अगर पैसा इशू नहीं है तो फिर तो सही है, फिर तो आप देखो कोई, मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि मास्टर्स के ऊपर आप जितना पैसा लगा रहे हो वेस्ट हो रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर थोड़ा स्मार्टली सोच लें तो आप उतना पैसा बचा सकते हैं। अगर आपको उल्टा ट्रेनिंग में पैसे मिल रहे हैं, तो आप क्यों खामखा में अपनी जेब से इतना पैसा लगाना चाह रहे हो, वो पैसा आप कहीं और इन्वेस्टमेंट में लगा दो। तो थोड़ी स्मार्ट थिंकिंग भी अगर आपको क्या करनी चाहिए तो वो करना चाहिए। तो दैट्स समथिंग दैट आई वुड वांट टू से कि प्लीज उसके बारे में भी सोचना। ज्यादा डिटेल चाहिए हुई तो आई एम ऑलवेज देयर, मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पे गाइड करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आई थिंक यू गाइज नीड मोर स्मार्ट थिंकिंग अबाउट दिस। All right, sir. I think it's more than enough guidance for today. Thank you so much ठीक for है, your थैंक यू। time and इतनी डिटेल से आपने समझाया। बहुत लाइक बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत डिटेल से सारी चीजें समझ में आई। और ऑडियंस में मैं कहूँगी कि अगर कोई क्वेश्चन उनका रह गया है, इसमें मिस आउट हो गया है, तो काइंडली यू कैन डीएम और आस्क डॉक्टर इफ्तिखार आदिल like privately, and he will surely answer your queries, or you can send it to us. We will get at it if it is related to ORE. So kindly make sure कि आप ORE से related ही सवाल करें। And that's all for today, sir. Thank you so much. बहुत अच्छा नहीं लगा क्या कोई आपने मसला ज्वाइन नहीं है। किया और इतनी डिटेल से सारी चीजें समझाई। जी नहीं मैंने अब जितना सिंप्लीफाइड हो सकता था मैंने उस तरह से किया है, लेकिन अभी भी आई एम या श्योर, क्योंकि दायरा जब इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है तो ऑब्वियसली माइंड थोड़ा सा आपका और थोड़ा बहुत वो हो जाता है, लेकिन बट देन जो बड़ी बड़ी चीजें थी वो मैंने बता दी हैं। ऑब्वियसली अभी भी टेक्निकल क्वेश्चंस बहुत होंगे, ठीक है, बहुत होंगे, तो मैं उसके बारे में भी क्या बता दूंगा लेटर। इफ यू गाइस वांट टू आस्क मी, मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, मैं सारी गाइडेंस दे दूंगा। मास्टर्स का भी पूछना हो तो उसकी भी मैं हेल्प क्या करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लाइक आई सेड कि थोड़ी स्मार्ट थिंकिंग होगी तो जो जिस बंदे को जो भी क्या क्या क्वेरी है वो मुझे बता दे, तो फिर मैं उस हिसाब से उसको बता दूंगा कि वो प्लानिंग सही है या नहीं है, या उससे बेहतर प्लान हो सकता है। बिल्कुल Yes. सर, थैंक यू सो मच Thank you सर so फॉर much, टेकिंग आवर sir. टाइम। ठीक है, कोई मसला नहीं है।
All right, no worries at all. And फिर इंशाल्लाह all the best. जो भी तुम लोगों का प्लानिंग होती है मुझे उसमें अपडेटेड रखना, और फिर जो हेल्प मेरी तरफ से होगी उतना मैं करने के लिए तैयार हूँ. All right. Thank you so Chalo, much, sir. sir. Thank Thank you, you a lot. sir. All right, guys. All right. Thank you for taking out time, and I hope you had a great experience No with worries. APDSC. And really sorry for the inconvenience you had because of the technical issues No from our worries at all. side. No worries. Thank It's all right. you. Yeah. Thank you, sir. All right. Thank you. Bye bye. Care. The best. Thank you so much, participants, for joining today's session. It's the end of the session, and you can always text us or Dr. Adil for the questions and queries you have. And take care. Khuda Hafiz.